Good evening, everyone. I'm your mentor and host Sanjay Kumar. I welcome you all in GSG with Sanjay Sir's daily current affair quiz, which is most important for UPSC pre, SSC, banking, railway, and other insurance and one day examination. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं GSGA with संजय Sir's यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग डेली के करंट अफेयर क्विजेस की फॉर्म में यहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि यूपीएससी प्री, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेलवे जैसे एक दिवसीय एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए 6 जनवरी के कुछ बचे हुए करंट अफेयर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर 7 जनवरी के करंट अफेयर से कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम लोग समझते हुए चलते हैं। चलिए बिगिन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे मैं यहाँ पे कंडक्ट करवा चुका था लास्ट क्लास में। यदि आपको लास्ट क्लास देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के उसमें लास्ट क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पे रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है, जहां पे डेली के और वीकली के करंट अफेयर क्वेश्चंस वहां पे भी कवर कराए जाते हैं। रायतू स्कीम के बारे में मैं पढ़ा चुका था, वर्ल्ड बर्ड डे के बारे में पढ़ा चुका था, इवन जनवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सॉरी, जनवरी की जितने भी महत्वपूर्ण डेज हैं, दिवस हैं, उनके बारे में भी मैं बता चुका था। तो आप पुराने लेक्चर्स में जो कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के माध्यम में है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जेनजी के बारे में के बाद। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, तो जनरेशन अल्फा और 2025 से जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो 2039 तक होंगे, उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। एजवाल के मिजोरम में पहला बेबी भारत का हुआ है। एचडीएफसी की मर्जर और एचडीएफसी स्टेक्स परचेज कर रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। वरुण तोमर जो कि 67th शूटिंग नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में यहाँ पर जो है गोल्ड जीते हैं, इनके बारे में भी लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, जहां पर हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पर जीते हैं, 23-22। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने रूरल पॉवर्टी का रिडक्शन देखा, मतलब ग्रामीण जो यहाँ पर, अगर हम गरीबी की बात करते हैं, उसमें यहाँ पर जो है कमी आई है पिछले सालों के मुकाबले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने 3.0 ने यहाँ पर ये डिक्लेयर किया है कि 2023 में 7.2 ग्रामीण गरीबी थी, मतलब रूरल यहाँ पर पॉवर्टी थी, जो कि 4.6 हो गई है, और अब 4.86 से लेकर जो गिरी है वो 4.09 पे पहुंच चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात देखते हैं कि अगर जहां पर मैं बात करता हूं आपसे 2011-12, जहां पर 25.70% थी, मतलब 25.70% थी। क्लियर है। रूरल पॉवर्टी परसेंटेज। आईएनएस तुशीन, जिसको इंडिया ने यहाँ पर जो है रशिया से परचेज किया था, या फिर वहां से, जिसमें आप बात करोगे तो लास्ट दिसंबर में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए। अभी रिसेंटली ये सेनेगल में डॉक किया गया, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर एक्सरसाइजेस होने वाली है नेक्स्ट। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से पिछले 10 सालों में 33 हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाई है, शिप्स बनाई है, 7 पनडुब्बियां बनाई है, जो कि टोटल हो गई 40। इसमें से 29 टोटल शिप्स जो हमने बनाई है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत, मतलब इंडिजिनसली डेवलप की गई है। क्लियर। चलिए, उसके अलावा इस 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देश को नीलगिरी, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस बागशीर देश को समर्पित किया है। ठीक है। और 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिफॉर्म्स इन डिफेंस के नाम से डिक्लेयर किया है। आई होप ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेनेगल जो कि अफ्रीका से सटा हुआ देश है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा 69th रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में 69th डिवीजन यहाँ पर डेवलप किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में 742.1 किलोमीटर की लेंथ का, जिसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन आपसे कर चुका हूं। चलिए
आप पिछले सेशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। एचडी कुमारस्वामी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैं, इन्होंने पीएलआई स्कीम, मेरा जो लक्ष्य रहता है आपको पढ़ाने का, अगर कोई भी स्कीम आती है तो उस पे हम लोग 360 व्यू के रीजन में चीजों को पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर किसी स्कीम का नाम आया है तो पहले उसको लॉन्च कब किया गया था, ठीक है, प्लस करंट डेट में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एम क्या थे, उसके लिए कौन से मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कितना एलोकेशन किया गया था। ये होता है आपका 360 व्यू ऑन एवरी स्कीम्स। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जल्दी से बताइए यहाँ पे, यदि क्लियर है तो चीजें हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये नॉलेज समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में सही आंसर यहाँ पर पेस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये बात हम लोगों ने डिस्कशन करी, जिसके लिए इस बार 6,322 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ रुपए तक का रखा गया है। क्लियर है। उसके अलावा पीएलआई स्कीम से रिलेटेड मैं सारी डिटेल बता चुका था, ये लास्ट लेक्चर तक हमारा हो गया था। मेरी क्लास का जो भी पेड बैच चल रहे होते हैं उनमें मेरा जो रहता है 1 आवर से यहाँ पर 1.15 मिनट, मतलब 1 घंटे 1 घंटे 15 मिनट यहाँ पर हम लोग डेली सीए की क्लास को डिटेल में इससे भी बेहतर तरीके से डिस्कशन कर रहे होते हैं और साथ में यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट रिवीजन भी करते हैं, 15 से 20 मिनट रिवीजन भी करते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर्स को भी डेली बेसिस पे डील करता हूँ, न्यूज़पेपर के बारे में भी यहाँ पर बताता हूँ। तो ये हमारा ऑफरिंग है फ्रॉम जीएस जीए विद संजय सर की तरफ से। यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं, पीएलआई स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो अब जो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। तो यहाँ पर रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू मैम ने सेलिब्रेट या फिर एक तरीके से कहा जाए ग्रीट किया है देश को, नेशन को, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर। सिखों के 10वें गुरु जिन्होंने भारत में यहाँ पर इक्वालिटी, जस्टिस और यहाँ पर नेशन यूनिटी, राइटनेस एंड पीस एंड हार्मनी की यहाँ पर क्या दी थी भैया, जोर दिया था, उनकी टीचिंग्स थी। निस्वार्थ भक्ति और समानता और न्याय की वकालत पर जोर दिया था सिखिज्म के 9वें गुरु में। टोटल अगर हम सिखिज्म पे बात करें तो 10 टोटल गुरु हुए हैं, जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी 1469 में, जो कि 1539 तक थे। उसके बाद में विभिन्न गुरुओं ने यहाँ पर सिखिज्म को भारत में क्या किया, बढ़ाया, प्रसार किया। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए, उस समय जितने भी यहाँ पर जो आपके मुगलिया सल्तनत के अंदर यहाँ पर बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई थी, जिसका सामना करते हुए यहाँ पर अल्टीमेटली रिलीजन को और कन्वर्जन को यहाँ पर नहीं होने दिया। इसको लेकर आप बहुत सारे चीजें पढ़ रहे हो, जैसे कि दिसंबर में आपने वीर बाल दिवस पढ़ा था, ठीक है। इन्हीं के नन्हे शहजादे जो हुए थे, उनको यहाँ पर जो है, जो मुगलिया सल्तनत थी, उन्होंने क्या किया था भाई, जिंदा ही दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था, जिसकी वजह से उनको भी अभी यहाँ पर हम लोग रिसेंटली उनके बारे में जानना शुरू कर चुके हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। क्लियर है। इसके अलावा बात करी जाए तो अंतिम जो गुरु थे यहाँ पे, वो गुरु थे 10वें गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद जी। इसके बाद में यहाँ पर बात करी जाए तो 10th में 9 बोला था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर 10th गुरु थे। इसके अलावा बात करी जाए तो जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को यहाँ पर अब जो है अंतिम गुरु के रूप में और इटर्निटी तक इन्हीं को यहाँ पर जो है एज अ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से इनकी पूजा होती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सॉरी। नेक्स्ट चलिए क्लियर क्लियर करते हैं आगे की बातें। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ पर जो 10वें गुरु थे, उनके जन्म दिवस के रूप में यहाँ पर जो है डेट 6 दिसंबर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। 22 दिसंबर 1966 में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
तो नगर कीर्तन ये सारी चीजें। उसके अलावा मैं दिसंबर में 350वें मार्टरडम डे ऑफ श्री गुरु गोविंद गुरु तेज बहादुर जी के बारे में भी डिस्कशन कर चुका हूँ, जो कि कल्चरली हिस्टोरिकली इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिखिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवत मान जो कि हमारे यहाँ पर पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने अलग-अलग यहाँ पर जो है लंगर की व्यवस्था, कीर्तन की व्यवस्था, इसको लेकर एक सीरीज ऑफ ग्रैंड इवेंट यहाँ पर जो है दिसंबर के मंथ में यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये था कि सिखिज्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। ये भी डिस्कशन मैं आपको कर चुका हूँ, डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बता चुके हैं। कहाँ पे हुए हैं? पिछले क्लासेस में हुए हैं। आप इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ में जो भी हमारे लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो कि पेड बैच में हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं विद जीएसजीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। और नीचे फ्लैश हो रहे नंबर से आप यहाँ पर नए बैचेस में इनरोल हो सकते हैं फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, फॉर करंट अफेयर एंड एसएससी के आपके जनरल साइंसेस के फाउंडेशन सब्जेक्ट्स लाइक जीएस, सॉरी साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आपके गुरु जी हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर कृष्णा, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। क्लियर हो गया? ये सारी बातें मैं डिस्कशन करके आ चुका हूँ आपसे। उसके बाद में यशस्वी के बारे में डिस्कशन किया था हम लोगों ने। यशस्वी क्या है सर? एक्चुअली रिसेंटली यहाँ पर क्या है, पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया पीएम यशस्वी स्कीम के तहत जो रजिस्ट्रेशन होने हैं उसको शुरू किया गया। एक्चुअली यशस्वी स्कीम क्या है? यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर द वाइब्रेंट इंडिया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसकी शुरुआत 2021-22 के एकेडमिक ईयर में की गई थी, जिसके तहत जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका एम है, इसका लक्ष्य है। जिसमें यहाँ पर बात करी जाए मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जैसे कि यहाँ पर बात करें ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़े वर्ग। उसके अलावा बात करी जाए तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। उसके अलावा डी नोटेड एंड नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। उनको उनके एकेडमिक्स के लिए उनके उनके पढ़ने के लिए, उनकी हॉस्टल व्यवस्था के लिए इस तरह की स्कीम शुरू की गई थी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करते रहिएगा आप लोग। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। फिर से यहाँ पर बात कर लेते हैं यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है, 2021-22 में इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा एलिजिबल होते हैं कौन से? यहाँ पर अल्टीमेटली उनकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अप टू होनी चाहिए, यहीं तक होनी चाहिए। और ये किसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है? ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए। और यहाँ पर बात करूं, यस, ओबीसी के लिए। इसके अलावा बात करूं एबीसी, ठीक है, अदर के लिए। उसके अलावा यहाँ पर किसी एजुकेशन और यहाँ पर एकेडमिक से रिलेटेड हॉस्टल फैसिलिटीज इससे प्रोवाइड किया है। यशस्वी इंटरेंस टेस्ट होता है इसके थ्रू। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, समझ में आ रहा है? ये सारी बातें हम लोग लास्ट लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। फिर से ये देखो, अभी रिवीजन ही हो रहा है आपका। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बात समझो जरा। रिवीजन के बिना आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। देखिए, एक बात समझते हैं, सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। डेली के मिनिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 क्वेश्चंस बहुत सफिशिएंट होते हैं करंट अफेयर के अंदर। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और डीप नॉलेज की अगर बात करते हो, तो 10 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब उस 10 क्वेश्चंस को अगर आप डेली देखते हो और इसका मल्टीप्लाई अपन 3 से करते हैं, 30 से करते हैं, 30 दिन है, या अगर इसको हम लोग 27 दिन मान के चलते हैं, 24 दिन, 25 दिन मान के चलते हैं और संडे हटा दिया जाए, तो भी आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 250 क्वेश्चन एक मंथ में कवर करना है। क्लियर है? जो मेन है, मुख्य मुख्य मेन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा मिनिमम आपको, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम आप
4 से 6 महीने के करंट अफेयर कवर करके जा रहे हो तो मिनिमम 3 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर 1 साल के आसपास आपको करंट अफेयर, और अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो 1 साल से 1.5 साल के करंट अफेयर आप कवर करके जा रहे होते हो। समझ में आया? ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 महीने की बात करते हैं तो 750 से लेकर आप यहाँ पर 1500 क्वेश्चन डील कर रहे होते हो बैंकिंग के लिए। एसएससी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आप सीधे-सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मोर और लेस 2500 से 3000 क्वेश्चन कवर अप करने होते हैं, ठीक है। वहीं पर आज जब यूपीएससी की बात कर रहे हो तो 4500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने होते हैं। तो एक ऑन एन एवरेज ये क्राइटेरिया चलता है। समझ में आया? ठीक है। तो हर चीज हमको याद नहीं करनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। इतना आप अगर आप इतना दिमाग में दोगे, उसके ऊपर से क्या होता है, कैपेसिटी होती है ब्रेन की, फिर स्टैटिक भी लेके चलना है, बहुत सारी चीजें लेके चलनी है। इससे बेटर है कि आप ये तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ में रिवीजन ज्यादा करो। रिवीजन जितना आपका होगा उतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, और जितना आप कॉन्फिडेंट फील होगा तो उसमें क्या होता है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये स्पेशली पहले यूपीएससी में यूज होता था, अभी भी यूज होता है, लेकिन अभी अलग तरीके से क्वेश्चंस भी आने लगे हैं आपके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब नियर बाय जो ऑप्शंस नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है और ये नहीं है, तो इनको आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। बोलो हाँ, है ना। नियर बाय आपको 2 ऑप्शन लग रहे हैं तो आप इन्हीं में यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक तरीके से सोच सकते हो, हाँ भाई इसी को अपने को आगे लेके चलना है, इसी पे आगे सोचना है, इसी पे आगे दिमाग लगाना है। हो सकता है उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपको वो राइट आंसर का क्लू मिल जाए या वो आपके माइंड में आ जाए। समझ आया? इस तरीके से अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, तब प्रॉब्लम आती है कि आपको चारों ही ऑप्शन राइट नजर आएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चंस के पेपर को सेट दिया, उसमें से आप ओरिजिनली अगर बात कर रहे हो, जिसकी मैं बात करता हूँ भाई, अपनी क्लास से आप 50% से ज्यादा मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अपनी क्लास से यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें 40 मार्क्स से, तो आपको 20 प्लस क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 20 प्लस क्वेश्चन, भाई रिसेंटली अगर आप देखोगे ना, 1 नंबर या 2 नंबर पे कट ऑफ गई है बैंकिंग की। समझ में आ रहा है? अगर करंट अफेयर की बात करते हो तो, ठीक है। तो इसीलिए एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीए के लिए, करंट अफेयर के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। आप भले ही 3 दिन लेट पढ़ो, 4 दिन लेट पढ़ो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा डेली का यहाँ पर न्यूज़पेपर एनालिसिस चलता है, आप उसको देख सकते हो, उसके बैचेस में जुड़ सकते हो, वो डेली आपका होता रहता है। प्लस डिटेल एनालिसिस आपका थोड़ा 4 दिन 5 दिन लेट चलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर को लेके आता हूँ मैं आपके सामने, जहां पर आपको अगर किसी भी इस क्वेश्चन को अपन 360 व्यू में देख रहे होते हैं, उसके पास्ट के साथ, उसके प्रेजेंस के साथ और उसके फ्यूचर के साथ में यहाँ पर देख रहे होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाहर से क्वेश्चन आने नहीं होते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? यशस्वी स्कीम के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये इनके इनके लिए पॉसिबली यहाँ पर दिया जाता है। और हाँ, ये ध्यान रखना है, इसके लिए जो यहाँ पर इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए, ये ऐसा कहा गया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो empower द एजुकेशन, फाइनेंशियल पाथवेज, फॉरेस्ट इंक्लूसिविटी, ठीक है। ये सब मैं लास्ट क्लास में आपको डिटेल में डिस्कशन कर सकता हूँ, किया हूँ। और आप यहाँ पर क्या करिएगा कि पुराने वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अब हम डिटेल में चलते हैं अपनी क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा यहाँ पर पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम शुरू किया गया। एक्चुअली अगर बात करी जाए तो पंचायत में जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि होते हैं, हमारे भारत में अगर बात करोगे तो डेमोक्रेसी 3 लेयर पे यहाँ पर काम करती है, और वो 3 लेयर आपकी जो होती है वो होती है लेजिस्लेटिव लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे और जुडिशियल लेवल पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। कहने का मतलब, विधायिका जिसको हम संसद बोलते हैं, कार्यपालिका जिसके अंदर कैबिनेट, मिनिस्टर्स, पीएम ये सब आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, क्लियर। और जुडिशरी जिसमें हमारे जजेस आ जाते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर मैं पार्लियामेंट के इलेक्शंस की बात, सॉरी यहाँ पर मैं जब लेजिस्लेटिव की बात करता हूँ यहाँ पे, तो लेजिस्लेटिव का 3 लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक हमारा अगर बात करोगे तो यहाँ पर पार्लियामेंट होती है, जो कि किसके लेवल पे होती है, आपका सेंट्रल के लेवल पे,
एक हमारा स्टेट के लेवल पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको हम लोग विधायिका बोल देते हैं, विधानसभा बोल देते हैं, समझ में आया? जिसको हम लोग यहाँ पर पार्लियामेंट को संसद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके अलावा पंचायत लेवल पे या लोकल एक तरीके से यहाँ पर बॉडी भी होती है। अब लोकल बॉडी का कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे लोकल लेवल पे कहने का मतलब, अगर आप शहरों में रहते हो तो वहां पर म्यूनिसिपैलिटी होती है, अगर आप गांव में रहते हो तो वहां पर पंचायत होती है। यस और नो? हम्म। तो नेशनल राष्ट्रीय पंचायत डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, मेरा क्वेश्चन है। नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आपने नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का नाम सुना होगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये भारत का पहला पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट था। क्या था भाई? पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? लेकिन मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि पंचायती राज डे, आपको ये क्वेश्चन को बताना है कमेंट बॉक्स में, और जितने भी पेड बैच में बच्चे हैं वो यहाँ पर टाइप करके ग्रुप में सेंड करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर एक्चुअली इसको कमोमरेट एक तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है, कंप्लीट किया गया है बाय द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर अपन बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपको साफ साफ फोटो में दिखाई दे रहा होगा, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 ऑर्गेनाइज बाय द पार्लियामेंट रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसीज ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरीट। तो लोकसभा सेक्रेटरीट की यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकसभा सेक्रेटरीट की। नेक्स्ट यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर डिटेल में देखते जरा, तो तीन चार चीजें यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। एक तो आ रहा है यहाँ पर क्या सर, नेशनल वुमेन कमीशन, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो 1992 में इसकी शुरुआत करी गई, 32 साल हो चुके हैं इसको, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, जिसकी मिनिस्टर यहाँ पर अनुपमा देवी है। कौन है भाई? ठीक है, अनुपमा देवी। क्लियर है? पहली चीज। दूसरा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जब भी हम लोग यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करते हैं तो ये विधायिक बॉडी है, कहना मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको ऐड नहीं किया गया है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, लेकिन इसको किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी कानूनी पावर्स हैं, इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी या विधायिकी निकाय कहा जाता है। समझ में आया? और इसको बाय द नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1992 के तहत इसको ये बनाया गया था, एक एक्ट के तहत बनाया गया था इसको। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? हम्म। और अगर ये यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो यहाँ पर चेयरपर्सन भी होंगे, यस और नो? तो यहाँ पर नेशनल वुमेन कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन जो थे 1992 में, अगर बात करोगे तो ये थी जयंती पटनायक। क्लियर है? जयंती पटनायक, ठीक है। उसके अलावा अगर करंट में यहाँ पर बात करेंगे आप लोग, तो लिख भी देता हूं मैं सारी सारी चीजें आपको, ठीक है। करंट, विजया, यहाँ पर किशोर आपको चेयरपर्सन देखने को मिलती है, विजया किशोर राहतकर, विजया किशोर राहतकर। क्लियर? तो यहाँ पर जितने भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो यहाँ पर आपके सामने लेकर जरूर आया जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करोगे तो लोकसभा के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो लोकसभा सेक्रेटरीट की बात हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम संसद भवन या पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है अगर बात करोगे तो ओम बिड़ला सर हैं। कौन है भाई? ओम बिड़ला सर। क्लियर है? ये डिटेल में हम लोग डिस्कशन देख लिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये हम लोग बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर ओम बिड़ला सर ने यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। एसटी और जो विमेन है, जो इलेक्टेड एसटी विमेन है, अगर आप बात देखोगे तो 33% का रिजर्वेशन ऑलरेडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में दिया जा चुका है। लेकिन अभी भी आप देखते होंगे कई सारे पंचायत में आपको प्रधानपति नजर आते हैं। प्रधानपति कहने का तात्पर्य यह है कि वो क्या करता है, एक तरीके से यहाँ पर जो है स्क्रूटनी के रूप में, यहाँ पर जो है सब्सटीट्यूट के रूप में आ जाते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से विमेन्स को यहाँ पर एक तरीके से चुनाव में लड़ा देते हैं,
और उनके सारे ऑफिशियल वर्क उनके पति, उनके हस्बैंड देख रहे होते हैं, जो कि एक तरीके से रियल वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। समझ में आया? इसके लिए 33 रिजर्वेशन यहाँ पर पसंद किया जा चुका है। क्लियर है? पंचायत मूवी में आपने देखा होगा, पंचायत वो जो मूवी आई थी पार्ट 1, उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर प्रधानपति का कॉन्सेप्ट प्रधानपति का कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्टली दिखा था। क्लियर है? और अभी यहाँ पर ओम बिड़ला सर ने इसको प्रेस किया है कि अभी की डेट में अगर आप देखोगे तो जितने भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहां पर जो वुमेन्स का रिजर्वेशन या वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो 33% तो रिजर्वेशन है ही है। वो पार्टिसिपेशन जो है वो 33% से ज्यादा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो पिछले साल यहाँ पर 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए थे, अभी यहाँ पर पिछले साल से बढ़ के 502 रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 22 राज्यों से, 22 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको इनकी नॉलेज गवर्नेंस को लेकर, इनकी नॉलेज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को लेकर, ठीक है, उसमें बढ़ाई गई है और इनसाइट्स दिए गए हैं यहाँ पे अलग लेवल पे। क्लियर है? तो गाइड किया गया है पार्लियामेंट हाउस, संविधान भवन, नई पार्लियामेंट हाउस, ये सब इनको शोन किया गया है। चलिए, समझ में आ रहा है? फर्स्ट एडिशन 2024 में हुआ था इसका। तो ये कौन सा एडिशन है? यहाँ पर पंचायत से पार्लियामेंट, ये सेकेंड एडिशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? और बिरसा मुंडा जी की यहाँ पर जो है जन्म जयंती के रूप में भी देखा जा रहा है। बिरसा मुंडा जी कौन थे भैया? एक अगर बात करोगे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में एक ट्राइबल लीडर थे। ब्रिटिशर्स के दौरान उस समय जितने भी यहाँ पर एट्रोसिटीज हुई थी ऑन पिजन्स, किसानों पे या फिर ट्राइबल पॉपुलेशंस में, तो उनका रेबल के रूप में यहाँ पर जो है, रेबेलियंस के रूप में आपको जो है बिरसा मुंडा जी को देखा जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो ये ऑब्जर्व किया गया। ठीक है। 150th एनिवर्सरी ऑफ दी बिरसा मुंडा जी। क्लियर है? भगवान बिरसा मुंडा भी उनको कहा जाता है ट्राइबल बेल्ट में। तो बिरसा मुंडा यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। 22 राज्यों से 102 इलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिले, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिले। तो इसको लॉन्च किसने किया है? अगर आप यहाँ पर देखो किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे सॉरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा सेक्रेटरीट और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो कौन यहाँ पर है मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के? ये कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। रिसेंटली यहाँ पर एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण होने जा रहा है। कब से कब तक होने जा रहा है? ये 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के मध्य होने जा रहा है। समझ में आया? पहली चीज, कहाँ पर होने जा रहा है? कहाँ होने जा रहा है ये? एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, यहाँ पर बात करिए यलहंका, ठीक है, यलहंका, बेंगलुरु कर्नाटका में होने जा रहा है। क्लियर है? जिसकी इस बार की थीम है यहाँ पर द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, एक तरीके से रनवे जहां पर हजारों अरबों यहाँ पर आपको अवसर देखने को मिलेंगे। अगर इस एरो शो की बात करी जाए 1996 में इसको शुरू किया गया था, अंतिम संस्करण इसका 2023 में हुआ था। इसका कहने का तात्पर्य है कि बाइनियल आपका जो है आपको देखने को मिलता है कि मतलब हर 2 साल में, द्वितीय वर्ष में आपको, द्विवर्षीयों में आपको देखने को मिलता है। तो 15वां संस्करण आपका ये हो गया। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी और रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी थीम है। और कहां पर होने वाला है? यलहंका, बेंगलुरु कर्नाटका। क्लियर? अभी रिसेंटली अगर बात करोगे तो बहुत सारे एक्सपो हम लोगों ने देखे, जैसे कि एमपी का वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव देखा। उसके अलावा अगर बात करोगे तो आयुष महोत्सव देखा, जो कि यूके उत्तराखंड में हुआ था, याद आया। और आयुष पॉलिसी, और अगर बात करोगे योगा पॉलिसी लेकर आने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उसके अलावा यूसीसी को भी लाने वाला, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लाने वाला यहाँ पर जो है एक तरीके से अभी बीच में पहला राज्य बनने वाला है। कौन? उत्तराखंड। उसके अलावा ऑलरेडी लागू है यूसीसी कहां पर? तो वो गोवा में आपका लागू है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इसका आप आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी एंड यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से आर्टिकल में यूसीसी को डिक्लेयर किया गया? इतना बता देता हूं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन स्टेट पॉलिसीज, राज्यों के नीति निर्देश तत्वों में इसका डिस्कशन किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे इसका आर्टिकल क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले समय में एसएससी, यूपीएससी और
अदर एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर हुआ? उसके अलावा अभी रिसेंटली ही उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट कर रहा है महाकुंभ। वैसे तो पूरा देश ही कर रहा है इसको, ठीक है, महाकुंभ, ठीक है, जिसमें 6,990 करोड़ के आसपास, मतलब सीधे 7,000 करोड़ के आसपास इसका बजट रखा गया है। और अल्टीमेटली 76th डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है महाकुंभ नगर के नाम से। वैसे 75 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? तो कुंभ पीरियड के लिए 76 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। क्लियर है? रिसेंटली चल रहा है। 13 जनवरी से इसको स्टार्ट हुआ है। मेरा क्वेश्चन है कब तक चलेगा, लास्ट स्नान कब होने वाला है, किन सी डेट तक चलेगा? 45 दिनों तक यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात सबसे बड़ी, अब महोत्सव की जब बात ही कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो देखो जो अर्ध कुंभ आता है वो 6 सालों में आता है। जो महाकुंभ आता है, सॉरी, जो एक सामान्य कुंभ आता है वो 12 सालों में आता है। उसके अलावा जो यहाँ पर बात करो, ये महाकुंभ है जो कि 144 वर्षों के बाद में आयोजित किया गया है। क्लियर है पहली चीज तो। और जो कुंभ है इसकी कहानी बस यहाँ पर ये आती है, अगर आप इसकी एक तरीके से कल्चरल और इसका एक स्पिरिचुअल एंड आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जब समुद्र मंथन किया गया था, उस समय समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला और उस अमृत कलश को देवतागण अपने पास लेके गए, उनके पीछे राक्षस जो है उनके पीछे गए, जिसकी वजह से इस अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिरी। और वो 4 स्थान थे, ठीक है। एक है नासिक, एक है हरिद्वार, ठीक है, एक है यहाँ पर प्रयागराज जिसको पुराना नाम इलाहाबाद है, और चौथा नाम यहाँ पर आप मुझे बताओगे। ठीक है, पहला मैंने यहाँ पर नासिक बता दिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हरिद्वार, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कौन सा, प्रयागराज। चौथा स्थान आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। तो यहाँ पर ये बूंदे गिरी, तब से यहाँ पर जो है हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ, हर 12 वर्ष में कुंभ, और यहाँ पर 144 वर्ष बाद में महाकुंभ को आयोजित किया जाता है। क्लियर हुआ? पूरी कहानी समझ में आ गई। उसी के अलावा यूपी में संस्कृति महोत्सव भी चल रहा है, क्योंकि ये जो मंथ है ये यूपी का स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पे। क्लियर है? कितनी सारी चीजें मैंने रिवाइज करा दी। हम्म। उसके अलावा आपका ऑटो एक्सपो भी चल रहा है आपका, ठीक है, ऑटो मोटर एक्सपो उज्जैन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया रिप्लाई किया सभी ने, ठीक है। उज्जैन यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना, और एक यहाँ पर रिवर है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है ऐसा माना जाता है, ठीक है, सरस्वती। और नासिक कौन सी रिवर है? गोदावरी रिवर। तो रिवर्स के बारे में मैंने डिस्कशन आपसे कर दिया है यहाँ पे, तो इसको जरा फटाफट शेयर करिएगा। चलिए, उसके अलावा बात करो यहाँ पर तो अभी रिसेंटली ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण भारत महोत्सव हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में जनवरी में, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर जो है मनाया गया था। याद है क्या? तो सारा जो पुराना रिवीजन है इसको भी लेकर अपने को चलना है। एयर इन यहाँ पे एरो इंडिया, ठीक है, कहाँ पर? बेंगलुरु में होने वाला है। द रनवे ऑफ बिलियन अपॉर्चुनिटीज 10 तारीख से 12 फरवरी में बिजनेस डे होंगे, और उसके अलावा 13 से 14 के बीच आपको पब्लिक के लिए ये इवेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, जहां पर एयरप्लेन का डिस्प्ले होगा, एग्जीबिशन होंगे, कॉन्क्लेव होंगे, डील्स होंगी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ये लास्ट ईयर का आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, तो एयर डिस्प्ले एग्जीबिशन, ठीक है, ये सारी बातें, ठीक है। IDEX पवेलियन भी रखा गया है स्टार्टअप्स के लिए। 16 जनवरी को यहाँ पर हम मनाते हैं क्या, स्टार्टअप डे। तो इस बार की थीम क्या है, ये आप मुझसे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? इस बार की थीम क्या है? चलिए, क्योंकि देखो बात समझो जरा, मैं देखो इतने सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, सबके चीजों के बारे में 360 व्यू लेके आ रहा हूँ, है ना। अब एक क्वेश्चन को आप देखोगे उसमें बहुत सारी चीजें आपको मेरे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, आप खुद ही यहाँ पर धीरे धीरे समझते जाओगे। आप मिनिमम 3 क्लास तो कंटिन्यू करो, मिनिमम बता रहा हूँ आपको। 3 क्लास करने के बाद आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा किस तरीके से चीजें चल रही हैं। 3 क्लास से पहले आपको ऑलरेडी बात है, आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते, किसी चीज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 3 क्लास आप मिनिमम दीजिए, अपने आप आपको यहाँ पर जो है डिटेल्स सारी पता लगती रहेंगी। दूसरी बात
कि यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है, उसमें कोशिश ये है कि मैं 70 से 80% चीजें उस क्वेश्चन को लेकर कवर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ 20% चीजें मैं जानबूझ के इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखें। आप यहाँ पर एंथुसियाज्म से कुछ चीज़ों को सर्च करें, कुछ चीज़ों को पढ़ें। उससे क्या होता है, जब आप सर्च करते हो तो आपको ये भी पता लगता है कि मैं कितने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ या हम कितने डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है? और फिर आप उस चीज़ के बारे में एक अपना लास्ट में जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आप उसको रिवाइज़ भी कर लेते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है? तो ये आपको डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, आप इसको इत्मीनान से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? एक-एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग 10 तारीख से 14 तारीख, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट सुरक्षा रीलोडेड। रिसेंटली हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट भारतीय राजमार्ग यहाँ पर बात कर लीजिए मंत्री की जो है, जो कि हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जो कि नागपुर से आते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। इन्होंने मुंबई में भारतीय अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित एक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 2025 से रिलेटेड सुरक्षा रीलोडेड प्रोग्राम में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जहां पर ये बात करी गई कि विशेषकर शहरों में और छात्रों के बीच उनके परिवारों में जागरूकता पहुंचानी चाहिए ताकि उनको सड़क सुरक्षा का व्यवहार मतलब राइट एटिकेट्स गाड़ी चलाना हो, चाहे वो रूट के अंदर या ट्रैफिक के जितने भी रूल्स उनको फॉलो करना हो उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो दहला देने वाले हैं, हिला देने वाले हैं। एक साल में यहाँ पर देखोगे तो स्कूल और संस्थागत क्षेत्रों के आसपास आपको जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्षेत्र में 10,000 लोगों की यहाँ पर जो है जान गंवाई है सड़क के अंदर यहाँ पर एक्सीडेंट में। समझ में आया? तो एक बहुत बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। क्लियर? 10,000। ठीक है, तो ये मेन इवेंट आपको देखने को मिला है जो कि मुंबई में हुआ। ठीक है, यहाँ पर शंकर महादेवन सर और आपको नितिन गडकरी सर आपको देखते हुए लेक्चर देते हुए दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये आप डिटेल में से पढ़ सकते हो कि मिनिस्टर गडकरी अर्ज किया है भैया कि ट्रैफिक रूल का पालन किया जाए, यहाँ पर रोड सेफ्टी पे फोकस किया जाए, क्योंकि कई बार इन्होंने संसद में भी ये बात कही कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया है। अगर आप इंडिया की ग्रोथ में देखोगे तो आप रिसेंटली देखोगे तो किस गति से यहाँ पर जो है रोड्स बनी है, किस गति से यहाँ पर जो है रोडवेज का विकास हुआ है, चाहे हाईवेज की, चाहे हम यहाँ पर रूरल ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर लें। क्लियर है ना? उस हिसाब से रेलवेज का नहीं हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। और उधर पैरेलली आप देखोगे तो वाटरवेज का भी चल रहा है, आपको पता होगा, तो मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि नेशनल वाटरवेज में भी यहाँ पर हम जो है पहला काम कर चुके हैं। पहला यहाँ पे इस बार जो है कार्गो सेंड किया जा चुका है। तो एक है अपना वाटरवेज, ठीक है, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। एक है यहाँ पर रेलवेज, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। एक है हमारा हाईवेज, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। साथ में आपका एक है एयरवेज, ठीक है, इसको भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। अभी देखोगे आप लोग तो 152 से अधिक यहाँ पर जो है एयरपोर्ट डेवलप किए जा चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, पिछले 10 सालों में ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पुरानी क्लासेस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी एक चार्ट बना सकते हैं। तो आज का एक होमवर्क है आपका कि 2014 में हम कहाँ थे, वाटरवेज, रेलवेज, हाईवेज एंड एयरवेज में। 2025 में हम अभी की जनवरी में कहाँ पे हैं। समझ में आया? देखो भाई, क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर कंप्लीट हो जाते हैं, आपके कहाँ के क्वेश्चंस सारे के सारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 6 तारीख के। ठीक है, अगर एक्सीडेंट होता है तो इनमें हेल्प विक्टिम की जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए यहाँ पर पुलिस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नो कंप्लायंस फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, भैया जो पहुंचाने गया उसकी आइडेंटिटी पे ज्यादा बात ना हो। नो सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज यहाँ पर घोषित की गई हैं। उसके अलावा बात कर ली जाए तो नो लाइबिलिटी ऑफ पे ऑफ बाय द हॉस्पिटल बिल्स पे यहाँ पर भी बात चल रही है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, समझ में आई चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट चीजों पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट अब जो हम जो है किस चीजों पे 7 तारीख के करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। क्लियर है? वहीं से हम जो है 7 तारीख के करंट अफेयर्स को भी कंटिन्यू कर लेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बात करें। आपको जैसे पता है रिसेंटली यहाँ पर जनवरी में हम डीआरडीओ डे, बीआईएस डे, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो मिनिस्ट्री यहाँ पर बात करें, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है यहाँ पर प्रहलाद जोशी सर, इनके पास में रिसेंटली कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है। इन्होंने यहाँ पर हैज प्रपोज दैट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंसिडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द हॉलमार्क ऑन दिस सिल्वर एंड दी सिल्वर आर्टिफैक्ट। अभी तक यहाँ पर आप गोल्ड पे हॉलमार्क देखते थे, अब आने वाले विषय में आप जो है सिल्वर पर भी हॉलमार्क देखने की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा इंक्रीजिंग किया गया है डिमांड को। डिमांड काफी की गई है कि जितने भी चांदी की ज्वेलरी, चांदी की कलाकृतियां हैं, उस पर भी यहाँ पर जो है अनिवार्य हॉलमार्किंग की जाए, ताकि उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके कि वो सही है नहीं है। तो ये बात कहां पर डिक्लेयर की गई है? बीआईएस के 78th फाउंडेशन डे। अभी हम लोग सीएसआईआर का भी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, याद होगा आपको, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। पिछले क्वेश्चंस में, पिछले दिनों के क्वेश्चंस में से हम लोग बात कर चुके हैं सीएसआईआर, ठीक है, सेंटर फॉर, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करी जाए। और फिर हम लोग बीआईएस के बारे में बात कर चुके हैं। 78th फाउंडेशन डे, 6 जनवरी, न्यू दिल्ली में इसको यहाँ पर क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर सजेशन आए हैं गिरिराज सिंह सर, अगर बात करोगे कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास में, शिवराज सिंह चौहान सर के पास में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड, इसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील आपको देखने को मिलती है किसके पास में, एच डी कुमार स्वामी। धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर आपको एजुकेशन देखने को मिलती है। क्लियर है? बोलिए। अभी रिसेंटली ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा या धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा तमिल काशी समागम की भी बात करी गई है। तमिल काशी सम्मेलन या समागम की बात करी गई है। तो ये इस बार का कौन सा एडिशन होने वाला है? क्लियर है? आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, ये आपके सामने दिख रहा है विद डिटेल। यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया है सिल्वर पर भी। प्रहलाद जोशी सर, 78 फाउंडेशन डे 6 जनवरी को हॉलमार्किंग ऑन सिल्वर मैंडेटरी यहाँ पर करी गई है। ओवर अचीवमेंट, अभी की में यहाँ पर बात करोगे तो आर्टिकल इतने अचीव किए जा चुके हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड, अच्छा बीआईएस का काम क्या होता है? ये एक्चुअली इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड बनाता है। आपने देखा होगा हॉलमार्क दिया, जैसे आईएसआई मार्क होता है कुकर के लिए या किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए अलग हॉलमार्क होता है कि नहीं होता है? तो स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इसको एक कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बीआईएस का सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि 1947 से इसको बनाया गया है। बीआईएस इज ए क्रूशियल फॉर्मुलेटिंग द स्टैंडर्ड अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता है, कैलिब्रेट करता है इंडियन इंडस्ट्रीज को। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी ये रिलीज करता है। 200 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इश्यू किए जा चुके हैं 750 प्रोडक्ट को लेकर ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए। उसके अलावा 44 करोड़ 28 लाख आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी यहाँ पर हॉलमार्क की जा चुकी है इनके द्वारा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। स्टैंडर्ड क्या काम होता है? स्टैंडर्डाइज करना, सभी के लिए समान रूप से एक स्टैंडर्ड बनाना, ठीक है। मेकिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ द गुड्स, प्रोडक्ट सर्टिफिकेट आईएसआई मार्क उसमें दिया जाता है, आपको पता होगा, बचपन से बहुत सारी चीजें आपने परचेज करी होंगी। सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी को यहाँ पर इको मार्क देना, जितने भी आपके इको फ्रेंडली आपके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। नेशनल प्लान क्या है? 2022 से 2027 तक नेशनल एक्शन प्लान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जहां पर मैंडेटरी कुछ चीजों पे हॉलमार्क किया जाना है। तो यहाँ पे एक तो हम पूरे भारत के अंदर एक स्टैंडर्डाइजेशन करें, समानता लाएं, सभी तरह के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हैं, इको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, उन सभी में एक समान हो, सभी की क्वालिटी बेटर हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे हो। समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर इंश्योर किया जा सके, फ्रॉड्स को कम किया जा सके, प्योरिटी क्वालिटी ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी पे बात करी जाए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली इंडिया अचीव 4th प्लेस इन स्पेस डॉकिंग मिशन।
कहने का मतलब इसके पहले यूएसए, यूएसएसआर मीन्स रशिया और चाइना ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पेस में मनूवर करते करते दो सैटेलाइट्स को आपस में डॉक किया है, जोड़ा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इससे आने वाले भविष्य की संभावनाएं खुल जाती हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान के एक्सप्लोरेशन की। समझ में आया? जैसे 2000 अभी रिसेंटली 2025 से 27 के बीच में हम यहाँ पर गगनयान मिशन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पहले बहुत सारे टेस्ट फ्लाइट होंगी नॉन क्रू, जिसमें क्रू नहीं होगा, और फिर 3 के बाद में 27 तक अगर यहाँ पे देखा जाए मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे लग रहा है कि हम 25 में और 26 में इस तरह के टेस्ट कर लेंगे और 26 लेट या 27 प्री में हम लोग जो है पहला आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिजिनियस लेवल पे हम अंतरिक्ष में खुद की सहायता मतलब खुद के ही दम पे हम अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। क्लियर है? इसके पहले अगर बात करोगे तो आप यहाँ पर जानते हो किनको भाई? भारत के पहले थे, ठीक है, रशिया की हेल्प से, अगर आपको ध्यान होगा, वो विदेश जा चुके हैं। कल्पना चावला भी जा चुकी हैं, सुनीता विलियम भी जा चुकी हैं, बट ये भारतीय, कल्पना चावला भारतीय मूल की थी, उसके बाद वो नासा जाके वहां पे गए, उसके बाद वो स्पेस में गए, लेकिन इंडिया की मतलब इंडिया ने खुद से ये चीज नहीं अचीव की अभी तक। समझ में आया? तो इसमें हेल्प मिलेगा। उसके अलावा आने वाले भविष्य में जो हमारी संभावनाएं हैं 2035 तक हमको यहाँ पर अपना भारतीय स्पेस स्टेशन बनाना है। उसके अलावा 2040 तक हम यहाँ पर इंडियन मैन ऑन मून की बात कर रहे हैं। यस और नो बोलिए? तो वो भी हम लोग को पहुंचना है। बोलिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए फटाफट। तो एक्चुअली इसको 30 दिसंबर को स्पेस में लॉन्च किया गया था। मेरा क्वेश्चन है सैटेलाइट कौन सी थी? कौन से सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था इसको? सैटेलाइट इन द सेंस कि यहाँ पर व्हीकल कौन सा था? अगर आपको पता होगा तो हमारे पास में PSLV है, GSLV है, ठीक है, RSLV है। अभी बहुत सारी और भी हम लोग यहाँ पर सैटेलाइट व्हीकल पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अदर सैटेलाइट व्हीकल पे 30 को लॉन्च किया गया। मनूवर करते करते 9 तारीख का ऐसा डेट रखा गया कि भाई 9 तारीख तक ऐसा पहुंच जाएगा, लेकिन इशू आने लगा, इसीलिए टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल इश्यूज थे, ग्लिचेस थे, तो उसको यहाँ पर 2 तारीख को डॉक नहीं किया गया। दोनों सैटेलाइट को आपस में जुड़ा नहीं गया। एक यहाँ पर टारगेट सैटेलाइट थी और एक यहाँ पर एक तरीके से कैचर सैटेलाइट थी, जिसको चेजर सैटेलाइट, सॉरी, चेज करने वाली, जो जिसके पीछे जा रही थी। क्लियर है? एक टारगेट और एक चेजर सैटेलाइट। 9 को देखा गया, जब ऐसी स्थिति नहीं बनी फिर यहाँ पर 12 को देखा गया, फिर उसके बाद में अल्टीमेटली हमने यहाँ पर 16 तारीख को ये चीज अचीव कर ली है। ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ दिख रहा होगा मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ बट डिटेल में चल रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? बोलो हाँ या ना? इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने से बेटर है कि थोड़ा वेट करो, उस क्वेश्चन की सारी जानकारी आने दो, फिर उसको पढ़ो। अभी आप न्यूज़पेपर में देखोगे लगातार कम से कम नहीं कुछ तो, अगर मैं आपसे बात करूं, एक तो 30 तारीख को, 30 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर की न्यूज थी ये। फिर इसको बार बार रिपीट करके फिर 2 तारीख को दिखाया गया, 2 जनवरी को, ठीक है, फिर उसके बाद में 8 जनवरी, फिर 9 जनवरी। उसके अलावा रोज इस पे बात हो रही थी। तो अगर आप इस तरीके से रोज रोज चीजों को पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा आपका? आप एक ही चीज में स्टक हो जाओगे ना। हाँ, रिवीजन करने के लिए बेटर है, इसीलिए यहाँ पर जो क्लासेस चल रही है वो डिटेल में चल रही होती है, ठीक है? थोड़ा वेट करके पढ़ाता हूँ बट डिटेल में बताता हूँ। समझा? तो यहाँ पर ये सेटेलाइट आपको दिख रही है प्रॉपर वे में। मिशन का नाम क्या है भाई? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पाडेक्स। 9 जनवरी को इनिशिएट किया गया था। सक्सेसफुल डॉकिंग डेट 12 तारीख की थी बट 16 तारीख को अल्टीमेटली हम लोगों ने इसको किया है। टोटल वेट जो है 250 केजी आपको देखने को मिलेगा। ऑर्बिट की यहाँ पर बात करी जाए तो 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? ऑटोनॉमस रेंडरिंग और डॉकिंग टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल करना। फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए हमारे जैसे कि आप BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, और लूनर सैंपल रिटर्न। अभी आप चंद्रयान 1 हुआ था, चंद्रयान 2 हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, चंद्रयान 4 हुआ। चंद्रयान 1 से काफी हद तक हमको हेल्प मिली कि मून में आइस के बारे में हम लोग को पता चला। चंद्रयान 2 से हम लोगों ने रोवर भेजा और एक तरीके से ऑर्बिटल भेजा, तो ऑर्बिट तो सक्सेसफुल रहा
लेकिन रोवर यहाँ पर जो नीचे जाना था यहाँ पे, वो गिरने की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर है? लेकिन चंद्रयान 3 में हम लोगों ने सक्सेस पा ली, जो कि नॉर्थ पोल पे हम पहुंच गए थे। क्लियर है? और इसी जिस दिन ये उतरा था उसी दिन हम लोग स्पेस डे अगस्त में सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई? अगस्त में स्पेस डे। तो कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, स्पेस डे। उसके अलावा अभी रिसेंटली आने वाले कुछ सालों में चंद्रयान 4 भी किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अपना खुद का रोवर उतारेंगे और यहाँ से मिट्टी या डस्ट या कोई भी यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको वहां से लेकर अर्थ पे आएंगे। क्लियर है? तो ये सब ऑस्पिशियस जो मिशन है भविष्य के हमारे, उस पे बात चल रही है। ये 30 तारीख का आपको एक ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से किया गया ट्वीट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है? ये 2 सैटेलाइट जब बने थे उसकी फोटो आपको दिख रही होगी, इमेज दिख रही होगी। और ये इंडिया सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर, अल्टीमेटली फोर्थ कंट्री बन चुका है। इसके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से ये चेजर और ये दोनों आपस में मिले थे, आपको ये जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर? इन अ वेरी प्रॉपर वे। कर्टसी की अगर बात करूं, ऑब्वियसली बात है सर, इसरो। ठीक है? तो ये सारी डिटेल आपके सामने है, इत्मीनान से आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। फोर्थ कंट्री बना यूएसए, रशिया, चाइना के बाद इंडिया। ठीक है? टू सैटेलाइट फ्रॉम पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया था। 2 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर पे इसको क्या कुछ मीटर के लिए रोक लिया गया था, फिर 20 किलोमीटर से यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 3 मीटर, इस तरीके से इसको बहुत ज्यादा धीरे धीरे दूरी को कम किया गया था। क्लियर है? तो आने वाले भविष्य में जो पेलोड्स हैं हम लोग यहाँ से जो भेजेंगे वो अलग अलग सैटेलाइट, क्योंकि एक साथ, अब देखो बात समझिएगा, आप अर्थ से एक बार में सारी सैटेलाइट बना के नहीं भेज सकते। आप थोड़े थोड़े पुर्जों को वहां पर भेजते हो और ऊपर जाके उन सैटेलाइट्स को असेंबल किया जाता है। समझ में आया? तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 3, लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और कतर फुटबॉल फीफा में अर्जेंटीना के लिए यहाँ पर जिताने वाले भी बने थे। याद है क्या? कतर फुटबॉल जीता था इन्होंने। फुटबॉल मेंस वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर इन द हिस्ट्री, अगर बात करी जाए। ठीक है? पेले भी हुए हैं, उसके अलावा बात कर लो मैराडोना भी हुए हैं, उसके अलावा आप रोनाल्डो की बात कर लो, बहुत सारे हैं, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अगर बात करी जाए। तो प्रेसिडेंट मेडल फ्रॉम द यूएसए, यहाँ पर इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से ये रिसीव नहीं कर पाए। इसके अलावा नैन्सी पेलोसी को यहाँ पर इस बार का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है। आपको पता होगा कि ये लास्ट टर्म अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ फ्यू ही डेज बचे हुए हैं। ठीक है? अभी जो बाइडेन के, और रिसेंटली जाते जाते उन्होंने इंडिया के अगर बात करोगे तो बार्क पर जो है सैंक्शंस और 2 संस्थानों पर सैंक्शंस हटाए हैं। तो क्वेश्चन मार्क है कौन कौन से संस्थान है। क्लियर है? न्यूक्लियर से रिलेटेड। ठीक है? उसके अलावा बात करता हूं कि 47th नए प्रेसिडेंट के रूप में 20 तारीख को यहाँ पर अपनी ओथ लेने वाले हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है? जिसमें एस जयशंकर भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन करेंगे भाई? एस जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है? मोदी जी नहीं जा रहे हैं। अब उसमें क्या कंट्रोवर्सी है क्या नहीं, उसमें अपन नहीं जा रहे हैं, बस अपने को फैक्ट पे काम करना है। क्लियर है? और इवन इंडिया की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री के नीता अंबानी एंड मुकेश अंबानी भी यहाँ पर इसको क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक बात? एलॉन मस्क, उसके अलावा बात करें मार्क जुकरबर्ग, ये सब तो अटेंड करेंगे करेंगे। ठीक है? टिम कुक एंड ऑल। ठीक है? चलिए, बाकी जब जब ये उपलब्धि आएगी कौन कौन था क्या क्या हुआ, तो हम लोग उस पर भी अलग से बात करेंगे, अलग सेशन पे चीजें लेके आएंगे। तो फोर्थ को हुआ है ये जनवरी में, अगर बात करी जाए ये सारी सारी बातें। हाईएस्ट सिविलियन सिविलियन यहाँ पर जो है यूएसए की तरफ से दिया जाता है। 20 गोल अचीवमेंट किया जा चुका है, और यहाँ पर किसके द्वारा दिया था? प्रेसिडेंट के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ये, और फर्स्ट टाइम 1963 में दिया जा चुका है। टोटल रिसिपिएंट 672 आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नैन्सी पेलोसी को इस बार जो है ऑनर किया गया है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पर अपने पहले से यहाँ पर इनके कुछ कमिटमेंट्स थे, तो ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए वहां पे। ठीक है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर।
तो ये आपके सामने सारी डिटेल है, इत्मीनान से इसको आप देख सकते हैं। और मेसी ने सर्व भी किया हुआ एज अ, ठीक है, यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर ऑल्सो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जनवरी 6 को हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फिन, जिसको SOS इन्फेंस डी स्ट्रेसे के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, फ्रेंच चैरिटी है यहाँ पर, इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, इसको मनाया जाता, स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, ठीक है, ये इसके साथ में मिलकर अभी की डेट में काम करती है, लेकिन स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, SOS इन्फेंट्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर हम फ्रांस की बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस के साथ इंडिया के बहुत सारे अच्छे रिलेशंस हैं। फ्रांस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, इंडिया के बीच में यहाँ पर वरुणा गरुणा एक्सरसाइज, ठीक है, होती है मिलिट्री में। लास्ट ईयर 2024 के हमारे चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन। 2025 के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, कौन है, उनका नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। और अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल के शॉर्ट्स पे जा सकते हैं, डिटेल में मैंने यहाँ पर इसकी एक वीडियो सेंड की हुई है, इत्मीनान से आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ अगर बात करी जाए तो 140 मिलियन ऑर्फन्स हैं दुनिया भर में, जो कि अल्टीमेटली सीवियर हार्डशिप, वॉर, लैक ऑफ फूड, एजुकेशन, शेल्टर से ग्रसित हैं। लंबे समय के इमोशनल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल यहाँ पर इश्यूज उनके साथ में देखने को मिल सकते हैं। अगर यूनिसेफ का डेटा, एशिया में 61 मिलियन, अफ्रीका में 52 मिलियन, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में 10 मिलियन, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में अगर बात करोगे तो 7.3 मिलियन। क्लियर है? क्योंकि रिसेंटली अभी आप अगर देखोगे तो यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर यूक्रेन में भी बहुत सारे यहाँ पर जो है वॉर ऑर्फन्स बचे हुए। उसके अलावा अगर इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया, ये सारी कंट्रीज भी अगर आप बात करोगे, इवन अफगानिस्तान की बात करोगे जहाँ पे तालिबान आए, तो ये बहुत सारी कंट्रीज में अभी की डेट में जो है 2025 में भी यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्लियर है? इस वजह से यहाँ पर इतने सारे बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिटेल है आपका सारा का, आप इत्मीनान से, तो ये दोनों ही चीजें मैं रखता हूं ताकि आप लास्ट टाइम में जब आपका रिवीजन करना होता है ना, आप डिटेल में क्लास पढ़ चुके हो, लास्ट टाइम में आप इसको देखो, इसकी भी PDF आपको जो है मंथली आपको जो है या 15 डेज में आपको जो है इस शॉर्ट की, ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं इनकी PDF आपको मिल जाएगी अलग से। ठीक है, ताकि ये लास्ट टाइम आप इसका एक क्या निकलवा सकते हो, एक तरीके से हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो, लास्ट टाइम इसको रिवीजन करने में आपको हेल्प रहेगा। क्लियर है? बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, हमको फैक्ट्स का से ही मतलब होना चाहिए। क्लियर है? अगर हम यूनिसेफ की बात करी जाए तो यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन फंड इसका पूरा नाम है अल्टीमेटली, और ये बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ पर उनके लिए फंड एकत्र करता है। और 1946 में इसको बनाया गया, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। UNO, जितने भी हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे। हाँ, इसके कुछ संस्थान है, जैसे आप अगर बात करो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका नैरोबी केन्या में है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप एक्सेप्शन देख सकते हो एक तरीके से। उसके अलावा ज्यादातर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे। बोलिए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। RBI ने 8 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व में रखा है, यहां पर बात करी जाए, ठीक है, ब्रिंगिंग अ टोटल परचेज फॉर द ईयर ऑफ 73 टन्स एंड एलिवेट इंडिया टोटल गोल्ड होल्डिंग टू 876 टन। आपको पता होगा दिसंबर में भी ये क्वेश्चन में मैं डिस्कशन कर चुका हूं, तो अक्टूबर का डेटा दिया था। अभी हम लोग जनवरी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर किस डेटा की बात कर रहे हैं, हम अभी यहाँ पर नवंबर के डेटा की बात कर रहे होंगे। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, क्योंकि 2 महीने पुराना यहाँ पर डेटा आता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो रिसेंटली अगर बात करोगे, टॉप पे यहाँ पर कौन है, तो टॉप पे यहाँ पर आपको पोलैंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, 21 टन के साथ, मतलब इस महीने सबसे ज्यादा जो गोल्ड की बाइंग करी है वो पोलैंड ने करी है। सेकंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कौन, इंडिया। ठीक है, RBI ने 8 टन
टोटल परचेज 2024 के देखोगे 73 हो गए आपके यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर बात करोगे तो टोटल गोल्ड होल्डिंग टोटल देखोगे तो 876 टन की आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा चाइना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान 9 टन, 5 टन, 21 टन पोलैंड के साथ। क्लियर है? ये मैं डिटेल में आपको डिस्कशन करवा चुका हूँ। ग्लोबल पोजीशन सेकंड हो चुकी है, यहाँ पर लीडिंग कौन है भैया? 21 टन के साथ में पोलैंड है। उसके बाद यहाँ पर उज्बेकिस्तान 9 टन, इंडिया ऑब्वियसली बात है कितने टन यहाँ पे, ठीक है, अभी पर क्या रहे 8, ठीक है। कजाकिस्तान, चाइना, टोटल टन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इतने इंडिया में है 510 टन, ठीक है। 366 टन आपको आपको जो है ओवरसीज में स्टोर जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? और ये डेटा अल्टीमेटली जो राइज हुआ है गोल्ड का सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, ये एक्चुअली इसलिए हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। देखो बात समझ में आया? आज भी आपको डॉलर की हेजेमनी देखने को मिलती है। डॉलर अभी की डेट में आप देखो तो 86 रुपीस के पार हो चुका है आपका डॉलर। क्लियर है? बोलो है ना? $1। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो दुनिया भर में आप जो भी परचेस कर रहे हो तो दुनिया का 90% ट्रेड जो होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड जिसको आप लोग बात करते हैं, वो डॉलर में होता है। और अभी की डेट में आप जिस हिसाब से देख रहे हो कि भाई यूक्रेन और रशिया वॉर हुई, ठीक है, उसके बाद में इसराइल एंड पैलेस्टीनियन हमास के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चला, ठीक है, यहाँ पर पैलेस्टाइन, ये तो अक्टूबर से चल रहा है 2023 से, और ये तो करीबन करीबन यहाँ पर 22 से चल रहा है रशियन एंड यूक्रेन वॉर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल फूड सप्लाई चेन, चाहे यूक्रेन में हम बात कर लेंगे, दुनिया का ग्रेनरी का वीट का बाउल कहलाता था अगर बात करो यूक्रेन, ठीक है। उसके अलावा दुनिया भर में इसराइल एंड पैलेस्टाइन की वजह से यहाँ पर देखोगे तो फिर आपको सीरिया ये देखना पड़ेगा, उसकी वजह से जो ऑयल प्राइस है वो धीरे धीरे यहाँ पर बैरल के हिसाब से क्या हो रहे हैं आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। समझ में आया? इंडिया में आज भी आप 80 से लेकर 84% से लेकर 85% आज भी आप जो ऑयल मंगाते हैं वो इंपोर्टेड ऑयल होता है। 84% मतलब 100 रुपए का गुरु तेल अगर गाड़ी में भरवा रहे हो तो 84 रुपए आप बाहर से तेल मंगवाए हो। समझ में आया? सिंपल लॉजिक। इन सबको आपको देने के लिए अल्टीमेटली क्या होगा भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, तो अगर करंट अकाउंट में आप डॉलर से पेमेंट कर रहे हो तो आपको डॉलर चाहिए ना। जब आप डॉलर की डिमांड ज्यादा करोगे तो रुपी का डिमांड कम होगा और डॉलर बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो इन सब चीजों को, डॉलर को अल्टीमेटली हम कल की डेट में अगर मान लो डॉलर से नहीं कोई ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास में गोल्ड होना चाहिए ना भाई, कुछ और करेंसी या कुछ और ऐसे लिक्विडिटी होनी चाहिए ना जिसमें हम लोग ट्रेड कर सके। तो इसीलिए गोल्ड यहाँ पर एक तरीके से करेंसी रिस्क को देखते हुए यहाँ पर गोल्ड को स्ट्रेटेजाइज किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्वेश्चन जो है अक्टूबर का ही, सॉरी दिसंबर का क्वेश्चन था। ये दिसंबर में मैं पढ़ा चुका था। मैं बार बार क्यों क्वेश्चन ला रहा हूँ, देखो जो चीज मैंने पढ़ाई उसका रिवीजन भी तो जरूरी है ना भाई। रिवीजन बिना किए कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने उस समय डिक्लेयर किया था कि इंडिया ने बाय दैट टाइम 27 टन गोल्ड को यहाँ पर जो है परचेज किया था। क्लियर है? सर्च हुआ था उसमें अक्टूबर में। उस समय हमारे पास 882 टन गोल्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसका वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। आरबीआई ने 77 टन 2024 में परचेज किए, 5 फोल्ड ज्यादा था। 27 टन अक्टूबर में ही परचेज किए। तो अभी अक्टूबर, अभी नवंबर में कितना परचेज किया? 8 टन। 8 टन कब है? नवंबर में है। तो ये सारी डिटेल में आपको जो है पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पुरानी क्लासेस है, दिसंबर की क्लासेस है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करोगे तो रिसेंटली एक डेटा आया, इंडिया हैज इमर्ज सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन ग्लोबली साइबर अटैक को लेकर। 2024 में साइबर अटैक की बात करी जाए तो इंडिया सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट डेस्टिनेशन था साइबर अटैक का। पहला कौन था भाई? यूएसए रहा है। 140 अटैक्स वहां पर हुए, और इंडिया में अगर बात करोगे तो 95 अटैक्स यहाँ पर साइबर अटैक्स देखने को मिले। थर्ड पे 57 अटैक्स के साथ में इसराइल।
तो अगर आप यहाँ पर साइबर अटैक की बात करें तो फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे इंडिया एंड थर्ड पे यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिलता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ये कहानी हम लोग को पता लग गई। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो अलग अलग यहाँ पर साइबर अटैक हो रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ साइबर अटैक यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप इसको इत्मीनान से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर साइबर अटैक की बात करें 2024 में एनन ब्लैक फ्लैग्स एनोनिमस बांग्लादेश, ठीक है, एथनिस टीम साइबर, जेड ब्लैक H4T टीम इनसेन पाकिस्तान, मतलब ये अलग 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 आपको जो है यहाँ पर साइबर अटैकर्स के ग्रुप देखने को मिलेंगे या इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे, या इंस्टीट्यूशंस तो नहीं बोल सकते, अलग अलग ग्रुप देखने को मिलेंगे। क्लियर है? 95, 140 यूएसए, इसराइल 57। ठीक है, ज्यादातर अफेक्टेड एरिया कौन सा? ऑब्वियसली सर फाइनेंशियल एरिया ही होंगे ना। अभी तो ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर हाउस अरेस्ट, या एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप उस अ, अपने आप को ब्लॉक्ड पाते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वेरिफिकेशन के नाम पे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, खास करके ईडी सीबीआई या नजर पुलिस ऑफिसर्स, उनको ये फेक होते हैं ऑलरेडी, उनको ये कॉल्स ट्रांसफर कर दी जाती है और आप हाउस अरेस्ट हो जाते हो, आपको वहां से हिलने तक नहीं देते। एक एक दिन दो ऐसे भी केसेस सामने आए जहां पर एक एक दो दो दिन तक उनको कैमरा के सामने साइबर अटैक के साथ में वहां पे ब्लॉक कर दिया गया है। क्लियर है? ऐसा कह रहा था फाइनेंशियल फ्रॉड से बचे। ठीक है, और इस स्थिति में कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो साइबर नंबर डायल करें। ठीक है, बस रिपोर्ट ये सारी सारी बातें यहाँ पर हैं। इसके पहले आपको मैंने दिसंबर में एक और रिपोर्ट पढ़ाई थी यहाँ पे, जेड स्केलर थ्रेट लैब 24 मोबाइल आईओटी एंड ओटी थ्रेट्स। अगर आप बात करोगे तो 3 दिसंबर को मैंने ये आपको न्यूज पढ़ाई थी, जिसमें मैलवेयर्स के अटैक 28% ग्लोबली इंडिया में हो रहे थे। याद आया क्या? रैंसमवेयर अटैक 104 हो रहे थे, खास करके लॉकबिट की ग्रुप की तरफ से, जैसे कि और भी हैं सारे आपके, ये सारे नाम हैं, रैंसोम हब और किल सेकेंड। ठीक है, सेक्टर वाइज बात करोगे तो हाईएस्ट विक्टिम्स जो आपको गवर्नमेंट और इस तरह से यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेजर डेटा ब्रीच भी किया जा चुका है हाईटेक कंपनी ग्रुप की तरफ से। अगर बात करूं जैसे स्टार हेल्थ अलायंस इंश्योरेंस की तरफ से डेटा पूरा लीक हो गया, 2DB यहाँ पर ब्रांच डेटा ब्रीच हो चुका है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया की तरफ से। तो इस तरीके से जो डेटा है, अभी इसीलिए आपने देखा होगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लिया जा चुके हैं, ड्राफ्ट लिया जा चुका है, याद आया क्या, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अभी इस फरवरी तक इसके ऊपर यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स उन पर राय ली जा रही है, तो आने वाले समय में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को किस तरीके से, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में क्या करी गई है, मिनिस्ट्री MEIT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पर बात करी जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात करी जाए, तो अश्विनी वैष्णव सर हैं इसको तो पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, कुछ समय लेके, हाँ 3 चीजें हैं एक्चुअली। पहला तो पैरेंटल, यहाँ पर क्या है भाई, एक परमिशन जरूरी होगा, जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया यूज करने के लिए पैरेंटल परमिशन की जरूरत होगी, जिसको अलाउ किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो डेटा है इंडिया की तरफ से, जो पर्सनल डेटा होगा उसको इंडिया में ही रखने की यहाँ पर बात करी गई है। इंडिया की तरफ से अगर बात करोगे यहाँ पे तो सर्ट है, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, क्या है भाई, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको 2004 में बनाया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर काम कर रही होती है। क्लियर है? जो कि साइबर थ्रेट और यहाँ पर कंप्यूटर सिक्योरिटीज को रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? और ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं 28% लास्ट मंथ में। ठीक है, देखो रिवीजन पिछले क्वेश्चंस का भी करा रहा हूं मैं आपको, पर आपको क्लियर है, 28% आपको कहां पर देखने को मिला, यूएसए में। ठीक है, सॉरी 28% इंडिया में आपको देखने को मिला, 27% आपको जो है यूएसए में देखने को मिला। क्लियर है? 15% आपको कनाडा में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उसके अलावा अगर साइबर, ये तो ठीक है, मोबाइल पर होने वाले अटैक्स हैं, मेलवेयर। अगर साइबर अटैक की बात करो तो उस पर सबसे ऊपर क्या है, यूएसए, फिर है इंडिया, और फिर है यहाँ पर इसराइल। दोनों का आंसर पता लगा? कंपैरेटिव, यस।
कंफ्यूज ना हो इसीलिए दोनों क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ, लिखाते चल रहा हूँ। यहाँ पर सारी चीजें, ये परसेंटेज, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई थी, आप उस क्वेश्चंस को इत्मीनान से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से आप वहां पे पढ़ सकते हैं। रिसेंटली दो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बहुत ही इल्यूसिव, मतलब जो बहुत आसानी से दिखती नहीं है, ठीक है, इस तरह की पलाश बिल्ली को यहाँ पर देखा गया है हिमाचल प्रदेश में। स्पेसिफिकली अगर बात करो तो किन्नूर रीजन के अंदर, विच इज दिस डिस्कवरी जो है स्नो लेपर्ड के सर्वे के दौरान की गई है। इस तरह की बिल्ली को देखा गया है और अल्टीमेटली ये रेयर एक फेलाइन की स्पीशीज है, बिल्ली का जो स्पीशीज है उसको फेलाइन और डॉग्स की यहाँ पर आप जो है, ठीक है, कैनाइन ऐसे कुछ तो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ है, हिमाचल प्रदेश। कैनियन आई थिंक, डॉग्स की स्पीशीज को कैनियन, और जो कैट की स्पीशीज उसको फेलाइन बोलते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रख लेना। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, ये बिल्ली आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टोटल कैमरे में यहाँ पर बात करो 56 बार, टोटल इमेज 19 हुई है। एलिवेटेड एरिया कितना है भाई, इतने मीटर हाइट पे ये देखने को मिलती है किन्नूर रीजन में। प्रूफ मिल चुका है पलाश कैट्स के लेकर, स्मॉल मैमल है अल्टीमेटली यहाँ पर देखोगे, और लीस्ट कंसर्न है आईयूसीएन रेड लिस्ट में यहाँ पर अगर बात करोगे। क्लियर है, ठीक है। ये आपको हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क और आप सेंचुरीज के बारे में यहाँ पर आपको चीजें दिख रही हैं। देखो यहाँ पर पहले चीज, हम जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन दो तरीके से होता है। एक तरीका होता है आपका, स्टैटिक में आ जाओगे तो एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन होता है जहां पर किसी भी फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्लांट और एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट में क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। कि यहाँ पे नेचुरल हैबिटाट में, समझ में आया, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ठीक है, अगर आप बात कर लो। और अगर आप खास करके जैसे एक प्रोजेक्ट चला रहे हो, ठीक है, लाइक टाइगर पे फोकस कर रहे हो तो टाइगर प्रोजेक्ट, डॉल्फिन पे फोकस कर रहे हो तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट हो जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। और एलिफेंट पे फोकस कर रहे हो तो एलिफेंट प्रोजेक्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली मैं आपको नंबर ऑफ टाइगर्स भी बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस डेज में। तो जितने भी यहाँ पर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर मुझे बताइएगा करंटली रिसेंटली यहाँ पर कितने नंबर्स हो चुके हैं टाइगर के। देखो रिवीजन यही होता है, जितना आप रिप्लाई करोगे कमेंट बॉक्स में, इससे पता लगेगा आपको आता कितना है। क्लियर है, ठीक है। पढ़ा चुका हूँ, पुरानी वीडियोस देखिए इत्मीनान से, पढ़िए और सभी बच्चों को भेजिए जिनकी उनकी हेल्प हो सके आने वाले एग्जामिनेशन में, जैसे एसबीआई है, एसएससी है, ठीक है। उन सभी एग्जामिनेशन में उनकी हेल्प हो सके। अपने दोस्तों को चैनल से जोड़िए जितना हो सके। और अगर आपको और डिटेल में चीजें पढ़नी है और डेप्थ में चीजें जाननी है और साथ ही साथ में आपको न्यूज़पेपर बैच से भी जुड़ना है तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप एंड जीएसजीएवी संजय सर टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। क्लियर है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के साथ में मिल जाएगा। तो उसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक एक्ट आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, ठीक है। और यहीं पर वेटलैंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी नेक्स्ट फरवरी में आपको देखने को मिलेगा वेटलैंड डे, ठीक है। मार्च, फिर अप्रैल में एनवायरमेंटल, बहुत सारे जून में, ठीक है, बहुत सारे आपको जो है एनवायरमेंटल, वाटर, अर्थ, ठीक है, एनवायरमेंट, बहुत सारे डेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, बोला है ना। फिर यहाँ पर रामसर साइट भी देखने को मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स इन 2024, सॉरी अभी रिसेंटली बढ़ाया गया, आपको पता होगा, ठीक है, 2025। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, ठीक है। ये सब बड़ी ये क्वेश्चन दिसंबर के हैं, दिसंबर वाले प्लेलिस्ट में आप जाके इत्मीनान से देख सकते हैं, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है।
और दिसंबर वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर वहां पे नहीं मिलती है तो आप मुझे मेरे पास ये जो व्हाट्सएप नंबर जा रहा है इस पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, ये द हिंदू से रिलेटेड आपको न्यूज दिख रही है। मैं डिटेल हमेशा न्यूज पेपर से ही पढ़ता हूं और वहीं से पढ़ाने में आपको बिलीव रखता हूं, ठीक है। गुलमोहर लैंग्वेज में यहाँ पर इस तरीके से सीबीएसई बुक कोर्स में यहाँ पर इसको ऐड किया गया था। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में आपको देखने को मिली है प्लास्टिक कैट। इसको फोटोकोलम्बस मैनुअल कहा जा रहा है। स्मॉल लॉन्ग हेयर कैट आपको देखने को मिल रही है। 1776 में इसको जो है पहली बार क्या किया गया था, अल्टीमेटली खोजा गया था लेक बैकाल रशिया के अंदर, ठीक है। अब सोचो रश कितने बड़े एक ज्योग्राफिकल एरिया में आपको रशिया, फिर पूरा सेंट्रल एशिया, ये वाले रीजन में, इस सारे रीजन में, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, ठीक है ना, इस सारी एरिया पे आपको किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, इस सारी एरिया में आपको मंगोलिया देखने को मिल रही है। क्लियर है? ठीक है। आईयूसीएन, ठीक है, ज्यूरिक में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, आईयूसीएन का, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशनल नेचर इसका फुल फॉर्म है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अभी रिसेंटली ही दाओस, ठीक है, दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होने वाली है। तो ये दाओस कहाँ पड़ता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। और इस बार की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होने वाली है वो कौन से नंबर की होने वाली है? देखो यहाँ पर सभी इकोनॉमी से रिलेटेड हर तरीके से यहाँ पर बात करी जा रही है। अब यहाँ पर अगर बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश के पूरा डेटा यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खैर गंगा नेशनल पार्क, और पिन वैली नेशनल पार्क, और आपका सिंबल बारा नेशनल पार्क। इस तरीके से आप इसमें बना सकते हो। बोलिए, क्लियर है? जैसे ग्रेट हिमालयन कुल्लू वैली में आपको देखने को मिलता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके अलावा जो मेन चीज है फौना, स्नो लेपर्ड, भरल, ब्राउन बियर, और यहाँ पर हिमालयन थॉर आपको थहर देखने को मिलती है, ठीक है। इंद्रकला में यहाँ पर ब्लैक बियर, इस तरीके से कॉमन लेपर्ड, ये सारे देखने को मिलते हैं। खीर गंगा में भी आपको स्नो लेपर्ड और यहाँ पर हिमालयन आइबेक्स और ब्राउन फॉक्स देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर यहाँ पर आ जाता है भाई पिंक वैली नेशनल पार्क, जो कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट के ऊपर आपको ये ऊपर वाले सारे आपको कुल्लू वैली में देखने को मिलेंगे, ये आपको अलग देख लोकेशन में देखने को मिलेगा, लेपर्ड और हिमालयन आइबेक्स। क्लियर है? देखो सारा का सारा स्टडी भी कवर हो रहा है, बोलो हाँ या ना। तो सारी चीजें देखो 360 व्यू है क्लास का मकसद हमारा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अगर बात करें जाए, ठीक है, चांद रत्नल, फिर उसके रामसर साइट है एक। उसके बाद में यहाँ पर बात करोगे धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोंगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम लेक, रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? रामसर साइड साइट की बात करूं मैं, चंद्रताल, पोंगडम लेक, उसके अलावा रेणुका लेक, जो अलग अलग आपको लेक्स के थ्रू भी चीजें देखने को मिलती है। सिंबल बारा, ठीक है, पोनाटा वैली, और लेपर्ड सांभर, और आपका सांभर ये खाने वाला नहीं है एक्चुअली, एक वाइल्ड एनिमल की प्रजाति होती है ये, ठीक है। चीतल और नीलगिरी, नीलगाय। नीलगाय कोई गाय की प्रजाति नहीं है, ये ध्यान रख लेना। नीलगाय एंटीलोप की प्रजाति है, इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारी गायों को, काऊ को, अलग अलग प्रजातियों को हम लोगों ने डोमेस्टिकेट किया। समझ में आया? पालतू बनाया ना। लेकिन नील गाय को नहीं बनाया है, बिकॉज ऑफ नील गाय जो है वो एंटीलोप की प्रजाति है, मतलब हिरण जैसी प्रजाति है। समझ में आया? डियर वाली प्रजाति में आता है। क्लियर है? और तराई इलाकों में इसका जो है, या फिर इधर आप एमपी में भी चले जाओ, उधर चले जाओ, बहुत सारी जगह पर देखने को मिलती है ये। बहुत ज्यादा आतंक है भाई। आतंक इसलिए है क्योंकि ये जब झुंड में दौड़ते हैं, झुंड में चलते हैं ना, तो बड़े बड़े खेतों को खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। किसानों का बहुत लॉस होता है ये। अभी बहुत सारे तेंदुए और यहाँ पर सियार और ये सब जो है भेड़िए, इन सब की घटनाएं आपको देखने को मिली है, खास करके उत्तर प्रदेश के रीजन्स में, या फिर इवन आप
पुणे में बात कर लो, कभी मुंबई में बात कर लो, कभी बेंगलुरु में। एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने अपना एरिया बढ़ा दिया है, उनके एरिया को कम कर दिया है ना। तो वो हमारी टेरिटरी में तो इंटर कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो हमको इस तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा कि एक सस्टेनेबल एनवायरमेंटल तरीके से हम कैसे रहें। तो ये डिटेल में मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है। 29,सौ हाइट से लेकर आपको जो है 2100 हाइट पर देखने को मिलते हैं। आईयूसीएन लिस्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया ने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट यहां पर हासिल किया है। 1000 किलोमीटर ऑपरेशनल लाइन है मेट्रो के अंदर हमारी राइट नाउ। चाइना और यूएसए के बाद में हम तीसरे दुनिया के सबसे बड़ी कंट्री बन चुके हैं। इंडिया में पहली जो मेट्रो आई थी वो कहां पर आई थी? वो आई थी कोलकाता में। तो क्वेश्चन ये है डिटेल, पहले तो ये है डेटा। ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, देख रहे हो? अब आपको देखो यहां से कितनी सारी डिटेल मिली। पहला तो एक डिटेल मिली कि 1000 किलोमीटर हम कंप्लीट कर चुके हैं मेट्रो में। दूसरा, दुनिया में हम थर्ड लार्जेस्ट बन चुके हैं आफ्टर द यूएसए एंड चाइना। समझ में आया? चाइना और यूएसए। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है भाई, पहला कौन सा था इंडिया में? तो देखो, तीन, एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब यहां पर आ जाओ। ठीक है, ये आपको डिटेल में इस तरीके से यहां पर दिखाई दे रही होगी। जरा जूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। क्लियर है? इधर आ जाओ। तो ऑपरेशनल 1000 किलोमीटर तक कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड लार्जेस्ट हो चुकी है। कोलकाता मेट्रो 1984 में सबसे पहले आई थी। उसके अलावा दिल्ली मेट्रो सबसे लार्जेस्ट है, 395 अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की रेंज। और अगर आप देखोगे तो रिसेंटली क्या है, देखो ये है दिल्ली। ठीक है। छोटा सा एरिया है, उसमें भी न्यू दिल्ली हमने बसा दिया है। ठीक है। वो जो, अगर आप जितने भी ऑफिस की बात कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है, वो लुटियंस रोड, ठीक है, अकबरपुर रोड जो पहले कही जाती थी, अभी तो उसको हम राजपथ का भी नाम हम लोगों ने यहाँ पर कर्तव्य पथ कर दिया है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। तो वो न्यू दिल्ली का फेज में। तो ये बहुत लिमिटेड एरिया है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है। आसपास के राज्यों के कुछ यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मिलाकर इसको बना दिया गया है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। जैसे नोएडा है, गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश से, इधर अलवर हो गया। ठीक है। इधर आपको भरतपुर हो गया राजस्थान का। ठीक है। हरियाणा का झज्जर हो गया, इधर देखोगे आप, आपको रोहतक हो गया, ये हरियाणा वाला रीजन हो गया। क्लियर है? ये एनसीआर में आते हैं। क्लियर है? गुड़गांव हो गया। ठीक है। यहां तक आप देख रहे होगे, मेरठ हो गया। ठीक है। अब यहां तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, ताकि क्या है, जब कंसंट्रेशन यहाँ पर है लोगों की, तो यहाँ पर और बिल्डिंग या फिर यहाँ बसाया नहीं जा सकता। समझ में आया? ऑलरेडी कंसंट्रेशन बहुत है। तो इन सब शहरों में बसाया जाएगा, ताकि और उनको परिवहन की कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो धीरे धीरे वो यहाँ पर जो है अपने वर्किंग के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर इजीली कम्यूट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो ट्रेन आपको पता होगा, इसको बोला गया है। याद आया क्या? रैपिड रेल सर्विसेज, रैपिड रेल, ठीक है, सर्विसेज आपको पता होगा, ट्रेन सर्विसेज। 28 लाख थे, ओवर 10 मिलियन हो गए हैं। 11th, ऑब्वियसली बात है। और 23 सिटीज में अभी की देखो मेट्रो यहाँ पर चल रहा है। अगर देखोगे तो लखनऊ में भी है, नागपुर में भी है, पुणे में बन रहा है। ठीक है, कुछ फेज तक कंप्लीट हो चुका है वहां पे। मुंबई में भी है, आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में अगर बात करोगे तो पहला वाटर, अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो जो शुरू किया गया, वो कोलकाता में शुरू किया गया 2023 में, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है। कहां पर भाई? कोलकाता में, जहां पे ओल्डेस्ट भी है और अंडर वाटर भी है। उसके अलावा वाटर मेट्रो जो है वो केरला में लॉन्च किया गया। ठीक है। ठीक है। तो ये सारे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। ये देखो, ये है केरला मेट्रो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 78 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्चुअली ऐसा एस्चुरीज वाला रीजन है। एस्चुरीज क्या होती है? वो जो ओशन वाटर होता है ना, वो लैंड बाउंड्रीज के अंदर चला आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे रीजन जो है ना, वो वाटर में
आ जाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया? तो कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा साधन होते नहीं है तो नाव होती है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली वाटर मेट्रो शुरू की गई है। अभी समझ में आया? 10 आइलैंड्स को यहाँ पर कनेक्ट की जा रही है। ठीक है, हाईकोर्ट्स और क्या है, वायतिला, काकानाडा, ये सारे एरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो देखो, आपको मैंने वाटर मेट्रो भी बता दी। देखो क्या है क्वेश्चन का मतलब, समझ रहे हो आप? अभी देखो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस तो पहले ही बताया आपको यहाँ पे, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से शुरू किया तो ये इतनी सारी डिटेल आपकी चल रही है। उसके बाद मैंने एनसीआर बता दिया, फिर मैंने यहाँ वाटर मेट्रो, फिर यहाँ पर आपका अंडर वाटर मेट्रो ये बता दिया। तो एक क्वेश्चन को अपन ने शुरू करते हैं, उसके आसपास जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जो मेरे माइंड में चीजें आती हैं। अभी यहाँ पर कर्नाटक मंगलुरु भी यहाँ पर वाटर मेट्रो में आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा अंडर वाटर मेट्रो की यहाँ पर बात करी जाए तो ये हुबली रिवर के नीचे हावड़ा जंक्शन से लेकर आपको यहाँ पर जो है देखने को महाकरण रेलवे स्टेशन के बीच आपको देखने को मिलती है, टनल के अंदर, जो कि यहाँ पर इतने मीटर की होने वाली है। क्लियर है? 60 सेकंड का स्ट्रेच आपको पूरा एक 60 सेकंड 1 मिनट में यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर ये चलती है तो। समझ में आया? इस तरीके से है। कोलकाता मेट्रो 1884, दिल्ली 2002 में लॉन्च की गई। फिर अगर दिल्ली को एक्सटेंड देखो तो दिल्ली मेट्रो फेज 4 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया, जिसमें नमो नमो वेस्ट दिल्ली में लॉन्च किया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इसमें 2024 में लॉन्च किया, 13 किलोमीटर का सेगमेंट लॉन्च किया गया था इसको। उसके अलावा कोलकाता अंडर वाटर 2 मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? हुबली रिवर के नीचे। तो ये सारी चीजें हैं डिटेल में सारी सारी। उसके बाद चाइना में बात कर लो तो ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड वाइड अगर मेट्रो देखोगे तो इतने किलोमीटर है। फिर उसके बाद 1000 देखो, 1000 तो हम पहुंचे हैं गुरु। ये डेटा कब का है? ये डेटा 2024 का है, अक्टूबर का, नव सॉरी सितंबर का, ध्यान रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सोचो उस समय हम 902 किलोमीटर पे थे। उस समय अमेरिका एक, यहाँ पर बात करोगे तो 1300 1389 किलोमीटर पे था। वहीं पे चाइना 9827 किलोमीटर पे था। इट्स ह्यूज। समझ रहे हो? चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर लो या चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात कर लो, दैट इज ह्यूज। समझ में आया क्या? हम्म। तो ये 13 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको देखने को मिलता है इस जगह से। अभी हरियाणा में भी यहाँ पर आप एंटर कर रहे हो नमो भारत कॉरिडोर के तहत। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर प्लान्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो रिसेंटली ही, मैं फिर से रिपीट करता हूं मैं, 69th यहाँ पर डिवीजन बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। याद आया क्या? ठीक है, 700 प्लस 700 प्लस किलोमीटर का स्ट्रेच वहां भी दिया गया है, जहां पर आप जम्मू से कटरा, कटरा से बनिहाल, फिर इस तरीके से उधमपुर यहाँ से होते हुए श्रीनगर तक आप यहाँ पर कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो अभी जो रेलवे कनेक्टिविटी आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये नमो भारत कॉरिडोर यहाँ पर अल्टीमेटली कब बनाया गया है? मेरठ के इस जगह से दिल्ली मेरठ बिल्ड फॉर 30,200 आपका 74 करोड़ में बना है। 25 स्टेशन होने वाले हैं यहाँ पर, अलग अलग फेजेस में इसको कंप्लीट किया जा रहा है। 4 स्टेशन दिल्ली में होने वाले हैं। क्यों किया जा रहा है इसको, क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी डिटेल में। क्योंकि एनसीआर का एक्सपैंड किया जा रहा है। समझ में आया? नेशनल कैपिटल रीजन में भी यहाँ पर लोगों को बसाया जाए और वहां से कम्युनिकेट करते हुए दिल्ली तक वो अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए आ जा सके। समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोगों को बसाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सारी बातें न्यू स्टार्ट यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है विद डिटेल। सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखोगे तो ये, आप एक सेकंड, हाँ, दिल्ली के सराय खाली खां से शुरू होते हुए आनंद विहार, अशोक नगर, गाजियाबाद, दुहाई, फिर यहाँ पर ये सारे रीजन मेरठ साउथ से होते हुए ये सारे रीजन से आपको देखने को जुड़ती हुई मिल रही है। यही है नमो भारत ट्रेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पर बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म करते हैं। रिसेंटली आपको पता है अभी ये अच्छा, इंडियन टीम बहुत बेटर कर रही है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि भाई इंडियन टीम जो है, चाहे मेल हो इवन दो फीमेल हो, ये दोनों ही जो है जीत जाएं खो खो में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पर
3 सालों के लिए स्पॉन्सरशिप दी है 15 करोड़ रुपए की नेशनल खो खो टीम को। फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है 13 तारीख से लेकर 19 तारीख के मध्य नई दिल्ली में। समझ में आया? इंडिया में इसको जो है होस्ट किया जा रहा है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी एरिना दिल्ली स्टेडियम का नाम है। क्लियर है? कितने तारीख से कितने तारीख है? 13 तारीख से यहाँ पर इस तारीख तक है। टोटल टीम्स में बात करोगे तो 39 टोटल टीम्स यहाँ पर हैं, जुड़ेंगी, जिसमें से मेल 20 टीमें हैं। ठीक है, मेल कितनी टीमें हैं? 20। और फीमेल यहाँ पर जो है वो 19 टीमें आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? बोलो हाँ है ना। मस्कट जो है ना, यहाँ पर बात करोगे तो वो एंटीलोप चिंकारा एक प्रकार की हिरन की प्रजाति होती है। ठीक है, चिंकारा को ही बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर मेल जो है उसका नाम यहाँ पर है क्या? तारा। एक मिनट, फीमेल का नाम है तारा, और जो मेल है उसका नाम है तेजस। ठीक है, तेजस ऑब्वियसली बात है ब्राइटनेस को, और तारा ऑब्वियसली बात है यहाँ पर स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? बोलो हाँ है ना। देखो सारी चीजें बता दी। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? विनर टीम से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि इंडियन टीम के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्लियर है? क्योंकि फीमेल टीम्स जो हैं उन्होंने अपने एक भी सिंगल मैच नहीं आ रहे हैं अभी तक। चलिए, टिल रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर। चलिए, तो यहाँ पर ये है भैया, अनाउंसमेंट किया गया है इतने करोड़ रुपए पर ईयर दिए जाएंगे, 3 साल के लिए यहाँ पर है, तो 3 साल के लिए क्या हो गया? ऑब्वियसली बात है 5-5 करोड़ रुपए। और प्रेसिडेंट है जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की सुधांशु मित्तल। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन इसको क्या कर रही है? फंड कर रही है। यहाँ पे ये सारे सारे डिटेल आपको देखने को मिल रही है। ये आपको जो है तारा और ये सितारा में नहीं है भैया। ठीक है, पता लगा गोविंदा और संजय दत्त का नाम यहाँ पर आप ले लें, तो ये है आपका, दोनों चिंकारा ही हैं एक तरीके के, एंटीलोप। ठीक है, बोलो समझ में आया? तारा और तेजस। ठीक, ये डिटेल हम लोग यहाँ पर 29 आपको जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट, 6 कॉन्टिनेंट से आपको टीमें हैं, इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ देखोगे अलग अलग ग्रुप से, इंडिया, नेपाल, पेरू, ब्राजील, ये ग्रुप मेल ग्रुप है और ये फीमेल ग्रुप है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी डिटेल लेके आता हूँ। कुछ इसके बाहर से मुझे लगता क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, हाँ, कौन कौन सी टीम है, और उड़ीसा ने यहाँ पर इसको क्या किया है भैया? स्पॉन्सर किया है 3 साल के लिए 15 करोड़ रुपए। तो इसको क्या किया जाएगा? 3 साल में यहाँ पर 5-5 करोड़ रुपए तक इसको स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है आयोजित भारत में, पहला ही है। और ये सारी की चीजें, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैं, जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है भाई? आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यहाँ पर उसकी स्क्रिप्ट को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई आज से करीबन करीबन 2500 साल बीसी पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो बहुत वाइड एरिया में रहा करती थी। अगर हम इसका टोटल इस तरीके से बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के मांडा, ये आपका एसएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांडा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न एंड, इसका जो उत्तर प्रदेश का आपका आलमगीरपुर, मेरठ के पास में आलमगीरपुर। ठीक है, साउथ में नासिक के पास यहाँ पर अगर बात करोगे, ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके अलावा आपका इधर सुतका टोडा आपको देखने को मिलेगा वेस्ट में, यहाँ पे दैमाबाद। ठीक है, इस तरीके से एक्सटेंशन था। सोचो आप, महाराष्ट्र कहाँ बीच में पूरा आपका, एमपी है, राजस्थान है, इधर पूरा ऊपर चले जाओ फिर पंजाब आ जाएगा। मेन एरिया आपको यहाँ पर आज की डेट में पाकिस्तान का पंजाब देखने को मिलता है, और हिंदुस्तान का हरियाणा राजस्थान वाला रीजन भी आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, ये सिविलाइजेशन थी आज से। और इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वेल ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, ब्रिक्स पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, ये बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, ये बार्टर सिस्टम इनका चलता था। समझ में आया? है ना? मदर गॉडेस की पूजा करते थे ये, जिनके वोम्ब से प्रकृति का जन्म होता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सील्स का यूज करते थे, जिससे यहाँ पर जो है एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता था। एक सील मिली है जिसको हम यहाँ पर पशुपतिनाथ सील बोलते हैं। ठीक है, पशुपति नाथ सील। ठीक है, जिसमें एक पर्सन, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट जरा, हाँ, एक पर्सन है जो यहाँ पर, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, ये एरिया वाइज मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये पर्सन है, ये योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं और क्राउन है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑल अराउंड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको टाइगर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ पर राइनो देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर एलिफेंट देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर बफेलो या ऑक्स देखने को मिलता है। क्लियर है? दिस इज बफेलो। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर इस तरीके से आपको डियर देखने को मिलते हैं। तो टोटल 5 एनिमल, लेकिन ये सील टूटी हुई है और यहाँ पर यहाँ पर रिजम्बल दिख रहा है, इसलिए 2 डियर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बाकी सब सिंगल सिंगल। टोटल एनिमल यहाँ पर आपको, नंबर ऑफ एनिमल 6 है, टाइप ऑफ एनिमल 5 है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में, इवन दो यूपीएससी में आ चुका है। क्लियर है? पशुपतिनाथ सील बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे एविडेंस हैं, जैसे कि प्लान्ड टाउनशिप थी यहाँ पे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम वेल था, ब्रिक्स यूज करते थे, बहुत सारी सिटीज हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको नाम बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पा पहली बार खोजी गई थी। ठीक है, दयाराम साहनी की ने 1921 में इसको खोजा था। उसके अलावा आप बात कर लो, फिर मोहनजोदारो खोजी गई थी, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, रूफ ऑफ दी डेथ्स कहा जाता है इसको, जिसको 1922 में राखल दास बनर्जी ने यहाँ पर इसको खोजा था। क्लियर है? उसके अलावा इंडिया साइड में राखीगढ़ी अभी की डेट में अनाउंस की गई सबसे लार्जेस्ट साइट है। पंजाब के रोपण राखीगढ़ी में आपको जो है अलग अलग यहाँ पर जो है एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कालीबंगा आपको देखने को मिलेगा, कालीबंगा में ब्लैक बैंगल्स देखने को मिलते हैं, बनावली में ब्लैक बैंगल्स देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? मोहनजोदारो में यहाँ पर 7 बार बाढ़ के अवशेष मिलते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर जो है सिटाडल्स, 2 तरह के सिटाडल्स मिलते हैं। एक ऊपर रहने वाले आपके जो है प्रीस्ट हाउस थे, नीचे रहने वाले आपके मजदूर के हाउसेस थे। यहाँ पर सुतकाडो, सुतकंडिंगडोर, ये एरियाज है यहाँ पे। ठीक है, बालाकोट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा रण ऑफ कच्छ में धोलावीरा है, इंडिया का यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया है, आपको पता होगा धोलावीरा में। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो। ठीक है, एंशियंट साइट्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। लोथल, ठीक है, राइस का एविडेंस पहले मिला है यहाँ पे, बार्ले का एविडेंस यहाँ ऊपर मिला आपको, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो में, हड़प्पा में। ठीक है, राइस का एविडेंस लोथल में मिला है। उसके अलावा लोथल में डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड मतलब कि यहाँ पर आपको एक बंदरगाह मिला है। तो इस तरीके से सोचो कितनी उन्नत व्यवस्था, उतनी उन्नत यहाँ पर आपको तरीके से, यहाँ पर इतनी बड़ी एरिया में फैली हुई एक आपको सभ्यता देखने को मिलती है। इसके पैरेलली अगर बात करोगे तो कुछ ज्यादातर सभ्यताएं जो है ना, वो नदी के किनारे बसी हैं। जैसे अगर आप बात कर लो, जो मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, मिस्र जिसको हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो नाइल रिवर के किनारे बसी हुई है, पता होगा। उसके अलावा अगर आप मिसोपोटामिया की बात करते हो, ठीक है, वो आपका टिग्रिस एंड यूफ्रेट नाम की रिवर्स थी, उसके आगे उसके आसपास बसी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इसको हड़प्पा भी कहा जाता है दूसरी भाषाओं में। ठीक है, ब्रॉन्ज, इसको आपका कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्ज के बने हुए अलॉयज से बने हुए चीजें यहाँ पर यूज हो रहे थे। कांसे की बनी एक डांसिंग डॉल यहाँ पर देखने को मिली है, एक प्रीस्ट की मूर्ति देखने को मिली है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं इन पास्ट। क्लियर? अगर पाकिस्तान अलग नहीं होता तो दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पर अल्टीमेटली जो है रिसर्च भी होती, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन पाकिस्तान ने उसको प्रिजर्व नहीं किया है अल्टीमेटली। अगर मैं बात करूंगा, उतना उतना कंजर्व नहीं किया है जितना उसको करना चाहिए था हिस्टोरिकल वेज में। यहाँ पे तो कई सारे पॉलिटिशियंस ने अपनी शादी करवाई है, न्यूज में भी आया है कई बार, क्योंकि एक बहुत, क्या है, कितने बहुत गलत तरीके से नेशनल इंटरनेशनल हेरिटेज को इस तरीके से आप डील कर रहे हो। समझ में आया? तो ये एक आपको देखने को मिलता है। क्लियर है?
उसके बाद जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो आपका येलो रिवर के किनारे बसी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी इस तरीके से सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, ओल्ड वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर डिसाइफर करने के लिए इस लैंग्वेज जो यहाँ पर लैंग्वेज है उसको डिसाइफर करने के लिए तमिलनाडु के चीफ, देखो फिर से चर्चा में आ गई ना पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, है ना, क्योंकि एक जगह चर्चा हुई तो यहाँ पे कहा 100 साल हो गए हैं भैया इसको खोजे हुए, क्योंकि 1921 में खोजी गई थी, सोचो 1921 में सबसे पहला, ठीक है, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, सॉरी दयाराम साहनी थे जिन्होंने हड़प्पा की खोज करी थी। उसके अगले ही साल 2022, सॉरी 1922 में, 2022 बोल रहा हूं मैं अभी, ठीक है, मोहनजोदारो की खोज करी थी किसने, राखलदास बनर्जी ने, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और भी खोजी गई चीजें। तो इस तरीके से आपको चीजें 100 साल हो गए, लेकिन अभी यहाँ की स्क्रिप्ट का पता नहीं लगा। यहाँ पीछे देखोगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से चिन्ह, कई कई सील्स में आपको एलिफेंट है, इस तरीके से ऑक्स है, इस तरीके से काउ के एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। हॉर्सेस के एविडेंस, हॉर्सेस की बोन मिली है एक, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है। लायन के एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन टाइगर के एविडेंस मिले हैं। तो आपको पता लगा भाई टाइगर, जो कि आपका इसमें भी है, आपका क्या बोलते हैं, आरबीआई के सिंबल में भी है टाइगर, है कि नहीं है, हाँ। तो आरबीआई के सिंबल कितना, सोचो कि कहाँ से आप कितने ओल्डर चीज में बात कर रहे होते हो, ठीक है ना। पाम ट्री भी है उसके एविडेंस में। अब यहाँ पर देखोगे तो इसका एक पोस्ट आपको, देखो आप ट्विटर पे जाओगे, सिविल्स गुरुकुल सर्च करोगे तो वो भी अपना ही साइट है, वहां पे भी आप डेली अपडेट ले सकते हो। इस तरह से चीजें वहां पर भी इन्फोग्राफिक्स आपको देते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं, आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। ये साइट है, ये सिटाडल है, यहाँ पर इतना ऊंचाई पे बैठा हुआ ये एक जो है प्रीस्ट है, ठीक है, शॉल ओढ़े हुए ऐसा लग रहा है, दाढ़ी वाड़ी है भैया, ठीक है, मुस्टैच है। इस तरीके से प्रिजर्व होते हुए आपको देखने को मिलती हैं साइट्स, समझ में आया। सोचो यहाँ से ईंटें निकाल निकाल के लोग मकान बना लिए अपना, तो सोचो यहाँ पे किस क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज किया गया होगा। ये इस तरह के साइंस दिए गए, इस तरह से नंबर दिए गए, इसको डिसाइफर नहीं किया गया है अभी। ये मैंने अभी आपको पशुपतिनाथ की सील बताई थी, अभी यहाँ पे इससे चारों तरफ एनिमल थे, याद आया। हाँ, अभी के न्यूज़पेपर में डिटेल में यहाँ पे एडिटोरियल आया था, ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया था, आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, एमके स्टालिन, तमिलनाडु, $1 मिलियन देने की यहाँ पर बात करी गई है। और जॉन मार्शल 1924 में जो चीफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, उनके ही यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रीजन में इस ब्रॉन्ज एज को खोजा गया था। अल्टीमेटली अगर हड़प्पा की बात करो तो दयाराम साहनी और मोहनजोदाड़ो, राखलदास बनर्जी, जो कि एसएससी में पूछे जाने वाला वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये है। तो प्रोटो ड्रेविनियन है, इंडो आर्यन है या आर्यन है, किस तरह की लैंग्वेज है, किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि जो तमिल इनक्रिप्ट है वो ब्राह्मी है, इस तरीके से यहाँ पर बात करी जा रही है। और अल्टीमेटली बहुत सारे जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं, और ठीक है, उनको यहाँ पर एक तरीके से अगर वो खोज लेते हैं, इसको डिसाइफर कर देते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपको डिटेल आपको दिया गया, अल्टीमेटली कितना हो गया भाई, 2 करोड़ रुपए, $1 मिलियन, ठीक है। बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है। सोचो इतने 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैली थी। मैंने आपको पूरा डिटेल को लास्ट लास्ट एंड की भी साइड बता दी, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद और सतंगड़ा, क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग आई डिस्कस टू यू, ठीक है। नेक्स्ट, सुजुकी मोटर्स ने यहाँ पर एक्वायर करने की बात करी है, 26% ऑफ स्टेक्स इन एनडीडीबी मित्रा में, जो कि एक बायोगैस वेंचर है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये क्या है, ऑब्वियसली बात है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में काऊ डंग निकलेगा या फिर उनका यूरिन होगा, उससे क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या सीबीजी बनाया जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। तो इसमें ये 8.84 करोड़ रुपए का स्टेक्स परचेज कर रहे हैं। कितने का भाई, 8 पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहां पर आप बात करते हैं एनडीडीबी की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आती है, 1965 में इसको बनाया गया था। फाउंडर थे वर्गिस कुरियन, फाउंडर थे वर्गिस कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक,
फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। इंडिया में, वर्ल्ड में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। रिसेंटली इनकी डेथ हुई और इनको भारत रत्न दिया गया है, आपको पता होगा अगर, रिसेंटली। तो कितने लोगों को इन्हीं के साथ में भारत रत्न दिया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन का, ठीक है, इस साल के क्वेश्चन में आएगा। के अलावा यहाँ पर ये सारी बातें कर दी, वर्गीस कुरियन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सारी बातें आप इत्मीनान से इसको देख सकते हैं। 1995 में इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आती है। मदर डेयरी इसकी सब्सिडरी है। मदर डेयरी क्या आप हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना भाई, मिल्क ले रहे होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, ठीक है ना। मनीष शाह, मेनश शाह यहाँ पर इसके चेयरपर्सन है। समझ में आया बोलो? अमूल के कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, क्योंकि उनका भी कार्यकाल यहाँ पर जो है बढ़ा दिया गया है। क्योंकि इंडस्ट्री से आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए बोला है। कंप्रेस्ड बायोगैस, रूरल डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, बनास डेयरी, एनटीपी, एनडीडीपी, क्लियर है। ये आपका पहले साइन हुआ एमओयू, उसके बाद यहाँ पर बनास के साथ में, गुजरात प्लान्स के साथ में, इस तरीके से ये जो रोड मैप बना है इसमें इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से आपको काम करते हुए देख रहे हैं। सुजुकी बायोगैस, ठीक है। इनिशियली पार्टनरशिप हुआ बायोगैस के लिए, फॉर्मलाइजिंग डेयरी प्रोडक्ट के लिए, फिर एग्रीमेंट हो गया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट के लिए, फिर यहाँ पर बायोगैस मोबिलिटी के लिए काम हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर अमूल और दूध सागर नए नए प्लांट, दो और प्लांट बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर बायोगैस से इंपॉर्टेंस देखी जाएगी, क्लियर है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट, वर्गीस कुरियन, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल में आपको बता चुके हैं। ये इसके आपकी क्या है, सब्सिडरीज है। मनीष शाह आपको देखने को मिल रहे हैं। बोलिए, क्लियर है। कब कब इन्होंने किस किस तरीके से इवेंट किए हैं, कौन कौन इसके अंदर, अमूल डेयरी, दूध सागर डेयरी, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ये डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। ये दोनों इन्फोग्राफिक्स आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, लास्ट टाइम पे, तो इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाले हैं ये। तो ये सारे के सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, इत्मीनान से इसको स्लाइड को देख के आप रोक के इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में सारी बातें कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले आपसे। ये और नो, बार बार चीजों को पढ़ाना नहीं, फिर बार बार, है ना, ज्यादा हो जाता है, फिर भी दिमाग से ज्यादा हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है हमारा, ठीक है। रिसेंटली यहाँ पर इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बनाया जा रहा है, कहाँ पर? सोरेंग, सिक्किम। एक्चुअली मिनिस्ट्री, अभी रिसेंटली हम लोग एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो राजीव रंजन सिंह जो है, ललन सिंह इनका दूसरा नाम है, तो इन्होंने क्या किया, बिहार से आते हैं, आरजेडी से हैं। और बात करी जाए 6 जनवरी को इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट मीट हुआ गुवाहाटी में, असम में स्पेशली, जहां पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंडिया का पहला क्लस्टर बनाने की बात करी जा रही है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। मीटिंग हुई थी कहां पर? गुवाहाटी, असम में, लेकिन ये क्लस्टर बनेगा सिक्किम में। समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर एआई जनरेटेड इमेज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन परफेक्ट इमेज है, ठीक है। यहाँ पर आप डिटेल में बात कर सकते हैं पीआईबी न्यूज के साथ में। मिनिस्ट्री राजीव रंजन सिंह लॉन्चेस द फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। आपको पता है कि भाई सिक्किम इज अ ऑर्गेनिक स्टेट, यस और नो? ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट है सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे 50 करोड़ रुपए के साथ में गुवाहाटी में फाउंडिंग स्टोन, मतलब इस तरह से रखा गया, क्लियर है। 50 करोड़ रुपए के साथ। इनलैंड फिश प्रोडक्शन में देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या है भाई, मत्स्य संपदा योजना अभी मैंने आपको बताया। स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, नाबार्ड। एग्रीकल्चर की जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज होती है, देखो एक होती है फार्म एक्टिविटी और एक होती है नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्म एक्टिविटी में ऑब्वियसली बात है, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सिंचाई है, इरिगेशन है, बीज है, सीड है, उसके थ्रू ट्रैक्टर है, मोटर है, बिजली है, जो एग्रीकल्चर फसलों पे आप बात करते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटी में
आप यहाँ पर बी कल्चर जिसको आप एपीकल्चर बोलते हो, आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर पे बात कर सकते हो। समझ में आया? आप पिसीकल्चर पे फोकस करते हो, ठीक है। एलाइड एक्टिविटीज, खेती के साथ साथ जो अदर एलाइड एक्टिविटीज है उसको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बोलते थे। समझ में आया? और दोनों को गाइड करना, दोनों पर पैसा प्रोवाइड कराना, दोनों पर नॉलेज प्रोवाइड कराना, इसमें एक ही है नाबार्ड, जो कि है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। 1982 में जिसको बनाया गया था, मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है। बी शिवरमन कमेटी, ग्राफिक आर्ट कमेटी के थ्रू इसको बनाया गया था। करंट इसके चेयरपर्सन कौन है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक फिश से रिलेटेड। पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च करी गई। 2020-21-24 के लिए 20,050 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए। इसके लिए एक अलग बॉडी ही बना दी गई, जिसको रखा गया नाम, जिसके अंदर किसके अंदर बनाई गई थी ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। पहले तो मत्स्य योजना हो गया। क्लस्टर पे क्या अप्रोच है? यूनिट करना एंटरप्राइजेस को, ज्योग्राफिकली कनेक्ट करना। सिक्किम दूरस्थ इलाकों में पड़ता है। फोकस एरिया क्या है? इको कॉन्शियसनेस मार्केट, और यहाँ पर आपका प्रीमियम ऑर्गेनिक फिश प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर बात करी जा रही है। क्या क्या? पर्ल पर्ल क्लस्टर हजारीबाग उत्तराखंड, झारखंड सॉरी, ठीक है। ऑर्नामेंट फिशरीज मदुरई क्लस्टर बनाए गए। सीवीड क्लस्टर बनाया गया है। कहां पर? देखो सारे, अभी फिश का क्लस्टर बनाया गया है, ये सुनो। पर्ल क्लस्टर कहां बनाया गया है? हजारीबाग में बनाया गया है, मोतियों के लिए, झारखंड में। ऑर्नामेंटल फी क्लस्टर बनाया गया है, फिशरीज क्लस्टर बनाया गया आपका मदुरई, तमिलनाडु में। सीवीड का बनाया गया लक्षद्वीप में। टूना क्लस्टर अंडमान एंड निकोबार में बनाया गया है। बोलो यस और नो। उसके अलावा अगर बात करोगे तो गंगा में एक डॉल्फिन है जिसको गैंजेटिक डॉल्फिन बोलते हैं आपका, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उसके लिए बनाई गई। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिहार में। गंगा के अंदर डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। इसको लेकर तो कितनी सारी चीजों को अपन यहाँ पर कवर करना है ना। अभी सिक्किम को यहाँ पर पाइनियर के रूप में जोड़ा गया है। पर्पस क्या है? ऑर्गेनिक फिशरीज को प्रमोट करना, एक्वाकल्चर को प्रमोट करना है। यहाँ पे लॉन्च डेट यहाँ पे 6 तारीख थी। लोकेशन आपके सामने यहाँ पर है भैया, सोरेंग। और मिनिस्टर है यहाँ पर राजीव रंजन। देखो एक ही स्लाइड में कितनी सारी चीजें आपको कवर करा दी मैंने, सोचो। समझ में है? सारे क्लस्टर आ गए, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना भी आ गई। ये सारी बातें हैं, इस तरीके से आपको चीजें चाहिए, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है नाबार्ड के द्वारा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की फीचर्स में 50 करोड़ रुपए। नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए यहाँ पर इतने टन खर्च किए गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 5% एनुअल। फ्यूचर प्रोडक्ट भैया यहाँ पर है कि भैया ऑर्गेनिक ऑलरेडी वहां पर क्या है, फ्रेमवर्क बना हुआ है सिक्किम में, तो ऑर्गेनिक चीजों को यहाँ पर और बढ़ावा दिया जाए, वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ठीक है। तो ये फोकस एरियाज हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नंदी तरंगिणी, नंदी तरंगिणी यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है। एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक। ये क्या करेगा भैया? ये एक्चुअली ना हमारे बीपी को, ठीक है, डायग्नोस करेगा, पल्स को डायग्नोस करेगा साइंटिफिक रूप में। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, और इसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6 जनवरी 1920 को यहाँ पर क्या किया जा चुका है? लॉन्च किया जा चुका है। इंडिया का पहला ऑफिशियल आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस एक तरीके से इसको कहा गया है। तो इसको प्राइस कितना है? 55,000 रुपए यहाँ पर इसका प्राइस रखा गया है। कितना रखा गया भैया? 55,000 रुपए। यहाँ पर आप इस तरीके से इसका देख सकते हो भाई। क्लियर है? पल्स रेट मापने के लिए है ये, ठीक है। 6 साल में इसको डेवलप किया, 55,000 रुपए है। इसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी के थ्रू इसको जो है क्या दिया जा चुका है? अप्रूवल दिया जा चुका है। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी, ये दिल्ली बेस्ड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग्स से रिलेटेड रेगुलेशन देती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। और करंटली इसमें कौन है? जगत प्रकाश नड्डा सर इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इसके अंडर ही आप देखते हो गए, या मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पर डीसीजीए होते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। राजीव सिंह रघुवंशी राइट नाउ है,
ठीक है, पता है क्या? राजीव सिंह रघुवंशी। क्लियर है? रिवीजन हो गया। और इसके लिए एक एक्ट जो है वो काम करता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये पूरी डिटेल में लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। 12-22 अरब पैरामीटर्स पे हुआ है क्लिनिक, इतने डिवाइस 1250 टेस्ट इतने कंडक्ट किए जा चुके हैं, 5 करोड़ की सीड फंडिंग के साथ इसको बनाया जा रहा है, 5000 यूनिट पर ईयर कैपेसिटी से डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ 6 साल की रिसर्च आईआईटी बॉम्बे। अनिरुद्ध जोशी पद्म भूषण अवार्डी जे बी जोशी के द्वारा। एआई टेक्नोलॉजी से लैस्ड है भाई ये, ठीक है। पुराना डेटा आपका रखेगा, आप उसमें डेटा फिट कर दोगे भाई, पहले कितना आपका वात पित्त कफ के तहत आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, डायग्नोसिस लेवल क्या है आपका, एक तरीके से इसका नाम क्या है, नाड़ी तरंगिणी। नाड़ी तरंगिणी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है इसके आने के, ठीक है। फिर मत भूलिएगा। उसको प्रेज भी किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अंतर्गत। तो मेरा क्वेश्चन है, मन की बात को कब लॉन्च किया गया, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। और नीति आयोग को भी आने वाले समय में 10 वर्ष होने वाले हैं, 2015 में लॉन्च किया गया था उसको, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, सुब्रतो मुखर्जी, ये एक important अलग क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में इसमें चीजें, तो आई होप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, आज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को कल वाले लेक्चर्स में मैं इसको डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। ऑलरेडी 2 आवर्स का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है अपना, ठीक है। कोई बात नहीं, पुरानी चीजें हैं, रिवीजन होना जरूरी होता है, इसीलिए हम चीजों को यहाँ पर लेके चल रहे होते हैं, डिटेल में आपको बता रहे होते हैं। आई होप आप सभी ने लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो यदि आपने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया है, डिटेल में है, बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने यहाँ पे, वो भी बताई जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। आप GSGA विद संजय सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें राइट आंसर्स कमेंट में, एज मच एज लोगों तक जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करिए। सब्सक्राइब बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय योर डे।